अगर आपको पता चले कि आप Agilus Diagnostics। अशोक गहलोत हार मान नहीं रहे हैं, जुटे हुए हैं। उनकी पार्टी कितनी जुटी हुई है ये एक दूसरा सवाल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कोई कसर छोड़ नहीं रही है। फलौदी का सट्टा बाजार बता दे कि क्या हो रहा है, या फिर जयपुर में बैठ के कोई ये कह दे कि नहीं पूरे राजस्थान का मिजाज ऐसा है, वो कहना इस बार थोड़ा मुश्किल है। जो अनईज थोड़ा बहुत कम्युनिकेट हुआ कैमरे पे सचिन पायलट की तरफ से, उसको लेकर के लोग फिर से बातें करने लगे हैं। मतदाता इतना मूर्ख नहीं है कि आप चुनाव से एक हफ्ते पहले आप बताएं कि ये दोनों साथ हैं और एक फोटो खिंचवाएं। बीजेपी ने एक गेम बहुत अच्छा खेला है, जो अच्छा फिट बैठता है कि हर इलाके के लोगों को लग रहा है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बनेगा। उसने कहा भाई साहब हम लोग जो है ना जातिवादी हैं, हम लोग कम्युनल नहीं। अब आप कह रहे हो कि रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड लाएंगे, वो एक चीज है, यूपी से आप लेके आ रहे हैं। शेक्सपियर भी सोचता होगा कि मेरा ये किरदार कैसे मतलब पार्टियों के घोषणा पत्रों में आ गया रोमियो। बीजेपी जीतती दिख रही है लेकिन गहलोत हारते नहीं दिख रहे। मध्य प्रदेश में एक वक्त कहा जा रहा था कि कांग्रेस आसानी से सरकार बना लेगी, लेकिन 17 नवंबर को जब वोट पड़े तब तक माहौल काफी चेंज हो चुका था। कांग्रेस देखा जाए तो जुलाई एंड तक जो है वो मध्य प्रदेश में अपने पीक पर पहुंच गई थी, जब सारे कांग्रेस के नेता जो है ये मान के बैठ गए थे कि हमने सरकार बना ली। मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होगा, जिन्हें खूब टारगेट कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल चुनाव के पहले तक प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट्स आते रहे। ज्योतिरादित्य की भी साथ में दाव है, उनको अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो इनको आगे कोई जरूरी नहीं कि बहुत तवज्जो मिले। एक तरफा फाइट कही जा रही थी, उसी के बारे में अब कहा जा रहा है कि फंसा हुआ मुकाबला है। इतना कि अब कोई कैमरे पे साफ साफ ये कहना नहीं चाहता कि सरकार किसकी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मुझे लग रहा है सारे नेता लाडली बहना योजना के भरोसे हैं, और कांग्रेस इस भरोसे में है कि बहुत हो गया है, 20 साल की सरकार हो गई है, अब के तो जनता हमको जिता ही देगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां पे सरकार टिकेगी या नहीं बनेगी, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा 3 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ है जिस पर डिस्कशन हो सकता है, बात हो सकती है। मध्य प्रदेश में एक वक्त कहा जा रहा था कि कांग्रेस आसानी से सरकार बना लेगी, लेकिन 17 नवंबर को जब वोट पड़े तब तक माहौल काफ़ी चेंज हो चुका था। नैरेटिव की दुनिया में भाजपा ने ज़बरदस्त वापसी दर्ज कराई थी, और जो एक तरफा फाइट कही जा रही थी उसी के बारे में अब कहा जा रहा है कि फंसा हुआ मुकाबला है। इतना कि अब कोई कैमरे पर साफ साफ ये कहना नहीं चाहता कि सरकार किसकी बनेगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या लाडली बहना योजना इतनी कारगर रही है कि नतीजा प्रभावित कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इस योजना को लाने वाले शिवराज सिंह चौहान का करियर क्या करवट लेगा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होगा, जिन्हें खूब टारगेट कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल चुनाव के पहले तक प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट्स आते रहे। इसी का उल्टा ट्रेंड राजस्थान में देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा की जीत बताई जा रही थी पहले आसान, क्योंकि यहां रोटी पलटते रहने की परंपरा है। लेकिन वहां अशोक गहलोत हार मान नहीं रहे हैं, जुटे हुए हैं। उनकी पार्टी कितनी जुटी हुई है ये एक दूसरा सवाल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कोई कसर छोड़ नहीं रही है। जितने पॉइंट्स को वो टच कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इस सवाल का जवाब नहीं है कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, और अगर पार्टी सरकार बना ले जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। हर इलाके के लोग मानकर चल रहे हैं कि उनका विधायक सीएम बन सकता है। अब तो भाजपा का संकल्प पत्र भी हमारे सामने है। आइए इन सारे विषयों पर बात करें नेता नगरी में। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना वीकली पॉलिटिकल अपडेट नेता नगरी। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी राजस्थान की, जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा है कि भले 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हो, लेकिन असली चुनाव हो रहा है अगर कहीं तो वो राजस्थान में ही हो रहा है। राजस्थान में अब दोनों पार्टीज के जो बड़े वादे हमारे सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र लोगों के सामने रख दिया है, जो उनका चुनावी घोषणा पत्र है। कई ऐलान उसमें हैं जिनके बारे में कांग्रेस के ये एलिगेशंस हैं कि ये ऐलान और इन ऐलानों की भाषा उनकी है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हमने डिवाइस की हैं, उसमें आप कैसे कोई क्रेडिट ले सकते हैं अगर हम कोई उसमें पोल प्रॉमिस अनाउंस कर रहे हैं। तो इस तरह के और भी विषय हैं। बड़ी सीटों में क्या हो रहा है, संभागवार किस तरह के प्रदर्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स राजस्थान से हमारी टीमें लगातार आपके सामने रख रही हैं, अपना फीडबैक वहाँ से आपको कम्युनिकेट कर रही हैं, वो तो आप देख रहे हैं। इन सारे विषयों पे बात करने के लिए हमारे पास 2 मेहमान हैं। पहले मेहमान हमारे मुकेश माथुर जी हैं, आप स्टेट एडिटर हैं दैनिक भास्कर अखबार के राजस्थान के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दूसरे मेहमान हमारे अभिनव पांडे, चुनाव रथ लेकर के वो पहले मध्य प्रदेश में घूमे, आज वहां पे मतदान हो गया और वो पहुंच गए राजस्थान। फिलहाल पोखरण में बाबा,
पोखरण में ही हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिनव आपका भी। शुरुआत मुकेश जी हम आपके साथ करना चाहते हैं, संकल्प पत्र वाले प्रश्न पे हम आएंगे, लेकिन पहले हम उन तस्वीरों पर लेके चलना चाहते हैं अपने दर्शकों को और मुकेश जी आपको भी, जो हमने बीते हुए रोज देखी। राहुल गांधी का पहला दौरा हुआ राजस्थान का, और इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि उनको लेने के लिए कांग्रेस के सारे बिग गन्स तो गए, डोटासरा गए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चीफ मिनिस्टर गए अशोक गहलोत, और उनके साथ सचिन पायलट भी थे। इन पे और जो तस्वीर राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ साथ नजर आ नहीं रहे हैं, हम साथ में हैं भी। उन्होंने भरोसा दिलाने की कोशिश की कि जिस फैक्शनलिज्म की बात हो रही थी या जिस रार की बात हो रही थी वो बीते समय की बात थी, और बहुत दिनों से एक रेडियो साइलेंस भी था कि क्या चल रहा है अलग अलग खेमों में। लेकिन कल जो तस्वीरें सामने आई उनके बाद फिर से एक बार कहा गया कि जिस तरह से जो अनईज थोड़ा बहुत कम्युनिकेट हुआ कैमरे पे सचिन पायलट की तरफ से, उसको लेकर के लोग फिर से बातें करने लगे हैं। क्या आप जिस तरह से इन तस्वीरों को दिल्ली में देखा गया उससे आप भी एग्री करते हैं? आपने भी देखी वो तस्वीरें? जी बिल्कुल। अगर बार बार ये बताना पड़े कि भाई साथ साथ दिख नहीं रहे, साथ हैं भी, और इस तरह से बार बार आपको एक फोटो दिखाना पड़े, कभी वेणुगोपाल के साथ, कभी प्रियंका के साथ, जैसे अभी वो मंदिर गए थे कुछ दिन पहले, एक फोटो आई थी पूर्वी राजस्थान की जहाँ एक मंदिर में प्रियंका गांधी के साथ दोनों थे, फिर वो फोटो जारी की गई, और अब ये जो फोटो थी, और पत्रकारों से कहा कि साथ दिख नहीं रहे, साथ है भी। तो जब ऐसा कहना पड़े, बार बार आपको बताना पड़े, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। तो साथ होना एक कहने की बात एक चीज है और होना अलग चीज। साथ होना तब माना जाएगा धरातल पे जब सचिन पायलट के जो समर्थक, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वहां अशोक गहलोत कितनी बार सभाएं लेने जाते हैं या वहां उस प्रत्याशी के समर्थन में कितनी बार जाते हैं। इसी तरह से सचिन जो हैं वो उन सारे लोगों के क्षेत्रों में जो मंत्री हैं या विधायक हैं, और जो उस समय जब अग्नि परीक्षा हुई थी सचिन की और उस समय उनके खिलाफ जो थे, उनके वहां कितनी बार जाते हैं। तो ऐसे दृश्य अभी नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ यही दृश्य दिख रहे हैं कि भाई राहुल गांधी बीच में है और इधर सचिन है और इधर अशोक गहलोत हैं। और मतदाता इतना मूर्ख नहीं है कि आप चुनाव से एक हफ्ते पहले आप बताएं कि ये दोनों साथ हैं और एक फोटो खिंचवाएं। अच्छा होता कि अगर एक साल पहले से या 6 महीने 3 महीने पहले भी कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा स्वाभाविक कोई तरीका दिखता जिसमें लगता है कि ये दोनों नेता एक साथ आ गए हैं और चुनाव एकजुट होकर लड़ा जा रहा है, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता, बहुत अच्छा फायदा मिलता। अभी ये रस्मदायगी दिख रही है। अभिनव आपके पास आना चाहते हैं, कितने जिलों में अभी तक के आपका दौरा हो गया है अब तक के? मैं झालावाड़ से एंटर किया राजस्थान में, और फिर उसके बाद में गया कोटा से मैं गया टोंक से उदयपुर से बाड़मेर से पाली सिरोही थोड़ा सा पड़ा था। उसके बाद अभी फिलहाल मैं जैसलमेर पोखरण में हूँ। पोखरण विश्वविख्यात जगह है, सब लोग जानते हैं। तो राजस्थान के मेवाड़ मारवाड़ में ज्यादातर मैं घूमा हूँ, और इसके बाद मैं जोधपुर जाऊंगा, बीकानेर जाऊंगा और जयपुर भी जाऊंगा। नागौर की 1 सीटें करना जरूरी है क्योंकि वहां पे जाट फैक्टर भी चेक करना है। जी अभिनव, मुकेश जी से जैसे हमने पूछा कि जो पिक्चर्स सरफेस की जिसमें दिख रहे थे राहुल गांधी की अगवानी के लिए तीनों बड़े नेता गए, लेकिन वहां पे जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको लेकर के खूब चर्चा हुई। आप फील्ड पे घूम रहे हैं, लगातार अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, उसमें राजनीतिक दलों के लोग भी हैं, उसमें आम वोटर भी है, उसमें अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं चुनाव के सारे लोग हैं। क्या वो भी इसी तरह से इन पिक्चर्स को देखते हैं, या फिर ये जो पत्रकारों की जो चर्चा है उसका ही हिस्सा ज्यादा है? नहीं, ये पत्रकारों की ही चर्चा है, उसी का हिस्सा है। जमीन पर ऐसा कुछ नहीं दिखता है। जमीन पर लोगों को अपना विधायक दिखता है कि हमारे सीट से फलाना आदमी चुनाव लड़ रहा है। आप उससे पूछोगे कि कौन जीत रहा है तो अपने विधायक का नाम लेता है। वो सरकार के बारे में या फिर सरकार की योजनाओं के बारे में बाद में चर्चा करता है। पहली चिंता उसकी अपना विधायक है। इसीलिए ये चुनाव जो है बहुत कांटे का बताया जा रहा है और फंसा हुआ चुनाव बताया जा रहा है। आमतौर पर राजस्थान की जो तासीर रही है वो 6 महीने पहले ही क्लियर कर देता है, या 6 महीने पहले ही यहाँ नारे लगने लग जाते हैं। जैसे पिछली बार लग रहा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। ऐसे ही जो है इस बार इस तरीके के नारे नहीं लग रहे। इस बार जो है नारा है वो विधायकों के खिलाफ का नारा है। उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया जाए तो जैसे कह सकते हैं विधायक तुम्हारी खैर नहीं और गहलोत तुझसे बैर नहीं, उस तरह का मामला है। बेसिकली चुनाव जो है ना वो एक एक सीट का है। राजस्थान को जो है फलौदी का सट्टा बाजार बता दे कि क्या हो रहा है, या फिर जयपुर में बैठ के कोई ये कहते कि नहीं पूरे राजस्थान का मिजाज ऐसा है, वो कहना इस बार थोड़ा मुश्किल है।
हर सीट के अपने अलग फैक्टर हैं, अलग इक्वेशन है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो निर्दलीयों का फैक्टर है। निर्दलीय कई जगहों पे जो अब डिपेंड ये भी करता है कि कौन अपने बागी कितने सेट कर लेता है। बीजेपी के भी बहुत सारे बागी हैं और कांग्रेस के भी बहुत सारे बागी हैं। अब बागियों को कौन कितना सेट कर लेता है, कितने बागी कितने निर्दलीय। कांग्रेस ने 50 पर तो कार्रवाई कर दी, 6 साल के लिए निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। वो निकालने उकालने की बात नहीं, अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, इसमें से 44 उम्मीदवार ही हैं। उम्मीदवारों के आप सामने निकालते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क पड़े, वो तो चुनाव लड़ रहा है ना, तो इसमें फील्ड में वो तो वोट मांग रहा है। अब जैसे अभी मैं शिव गया था, शिव विधानसभा, वहां पे दोनों की बागी है। बीजेपी के 2 बागी हैं, एक रविंद्र सिंह भाटी जिसका बड़ा चर्चा है, सोशल मीडिया पे बड़ा बज़ है, मैंने इंटरव्यू भी किया, और उसी बीजेपी से एक झालम सिंह हैं जो वहां से विधायक रह चुके हैं, और वो भी, ये 2 बीजेपी के बागी हो गए। अब कांग्रेस से अमीन खान 6 बार के विधायक हैं, लेकिन वहां पे भी फतेह मोहम्मद बागी हैं कांग्रेस के। तो बागियों का खेल है, पता ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंबल है उसी पे आदमी जीत जाएगा। बड़ा कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका ये भी डिपेंड करेगा कि किसका निर्दलीय किसका बागी कितना वोट काटेगा। आखिर काटेगा तो अपनी पार्टी का वोट ना, अगर वो चुनाव लड़ेगा तो ये सारे भी खेल हैं। और प्लस लोगों के बीच जो अभी तक समझ में आता है, गहलोत व्यक्तिगत तौर पे अशोक गहलोत से नाराजगी नहीं दिखती है। अशोक गहलोत की आप बात करेंगे तो काम बताएंगे, हाँ अच्छा किया। इवन जो बीजेपी के समर्थक मिलते हैं वो भी कहते हैं नहीं गहलोत ने अच्छा काम किया। सरकारी कर्मचारी बहुत खुश हैं गहलोत से। अगर पोस्टल बैलेट की गिनती होगी शुरू में तो आप देखेंगे अगर सही आंकड़े आएंगे तो 200 की 200 सीट पे कांग्रेस आगे चल रही होगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ज्यादातर कांग्रेस के साथ नजर आते हैं इस बार। लेकिन असली खेल तो ईवीएम खुलने पर होगा, और ईवीएम में जो खेल है वो एक एक सीटों का है। वो हर सीट का अपना गणित है, हर सीट का अपना इक्वेशन है, हर सीट के अपने बागी है। और मैनेजमेंट, जैसे अभी माथुर जी बात कर रहे थे कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि अशोक गहलोत ने अभी जाकर के उनके प्रत्याशी जो उनके खेमे के, जैसे मुकेश भाकर हुए या और भी इंद्राज गुर्जर, इन सब का प्रचार नहीं किया। सचिन पायलट भी इधर कम एक्टिव। सचिन पायलट दिलचस्प ये है कि कोटा टोंक में प्रचार करते हैं, अपनी सीट पे गए और उसके बाद फिर वो निकल जाते हैं एमपी में प्रचार करने के लिए। एमपी में भी अब जब तक चुनाव चल रहा था तो राजस्थान से ज्यादा वो एमपी में भी सक्रिय थे। तो ये लड़ाई तो दिलचस्प है, लेकिन लड़ाई बीजेपी में कम है क्या? बीजेपी में भी वैसी ही लड़ाइयां हैं। बीजेपी को तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है उसका नेतृत्व कौन कर रहा। बीजेपी ने एक गेम बहुत अच्छा खेला है जो अच्छा फिट बैठता है कि हर इलाके के लोगों को लग रहा है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बनेगा। आप अलवर जाएंगे तो बाबा, मैं यही आपसे पूछने वाला था। प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट आया कि मोदी जी राजस्थान के कोने कोने में घूम रहे, ऐसा लगता है अपना सीएम ढूंढने लगते हैं। किसके भरोसे भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है? देखिए, सीएम के दावेदार बहुत सारे हैं और बनेगा वो जिसको मोदी जी चाहेंगे, तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसका जो असली खेल है वो उस मैसेजिंग को समझिए कि अलवर के इलाके में लग रहा है लोगों को कि अगर इनको जिता के भेज दिया और आसपास के लोगों को जिता के भेज दिया तो ये बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हमारे इलाके से मुख्यमंत्री हो जाएगा। वसुंधरा मैडम मुख्यमंत्री हैं तो वहां के लोग तो चाहते हैं कि मेरी तो स्वाभाविक दावेदारी है। कोटा के लोगों को लग रहा है कि यार इस बार हो सकता है ओम बिरला जी को लाके मुख्यमंत्री बना दे। मैं आपको लोगों से बातचीत की बता रहा हूँ। उनको लग रहा है, मैं रामगंज की मंडी और गाँव के इलाकों में गया था, वो बोल रहा है कि नहीं विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष है तो क्या हुआ, वो विधानसभा तो लड़ ही सकते हैं। ये चीज सब पब्लिक को समझ में आती है कि ये सारा गेम भी राजनीति में होता है कि बाद में किसी को इस्तीफा दिलवा के लड़वा दे। गजेंद्र सिंह शेखावत के इलाके पे लग रहा है कि नहीं अब की बार तो जो है इनका नंबर आ गया है, मोदी जी के प्रिय है, बहुत करीबी है, तो इस इलाके में वो है। कई सारे दावेदार हैं इस बार जो है दबी जुबान में। कुछ लोग अश्विनी वैष्णव का भी नाम ले लेते हैं, कुछ लोग जो है राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी नाम ले लेते हैं, कुछ लोग मतलब अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों को, जैसे दिया कुमारी की बड़ी चर्चा है कि दिया कुमारी को बना सकते, बनाने तो किसी भी बना सके, लेकिन आप उसकी मैसेजिंग समझिए। यही काम बीजेपी ने एमपी में किया कि जब बीजेपी को लगा कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा अकेले काफी नहीं है, इसमें हार जाएंगे, तो बीजेपी ने अलग अलग इलाकों को अपना अपना मुख्यमंत्री दे दिया। नरेंद्र सिंह तोमर को लग रहा है इधर इलाके में नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया के समर्थक लग रहा है सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक को लग रहा है कैलाश विजयवर्गीय, इधर जो है फगन सिंह कुलस्ते के समर्थकों को लग रहा है कि नहीं अब की बार तो आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। प्रहलाद सिंह पटेल अपनी अलग गोटियां फिट किए हुए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अब की बार तो प्रहलाद भैया बाजी मार सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पे ये काम जो है इन्होंने अच्छे तरीके से किया। अब जिसका वोटों में कितना फायदा मिलेगा ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये है कि वसुंधरा माइनस बीजेपी राजस्थान में इसकी कल्पना थोड़ा मुश्किल है, ये करवाना जो थोड़ा सा मुश्किल काम है।
ठीक है मुकेश जी, पहले तो मैं उन चीज़ों पे टिप्पणियां चाहता हूँ। श्योर आप सुन रहे होंगे जो अभिनव का जो फील्ड का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने हमसे बांटा है, उसको लेकर के अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें। और दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बड़े मुद्दे फ्लैग किए जा रहे हैं बार बार, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज का जो इंटरेस्ट है राजस्थान में वो हो, या फिर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जिस तरह पेपर लीक का जिक्र किया, या जो हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं चाहे वो रमेश बिधूड़ी के हों या बाबा बालकनाथ के हों, हमास की बात हो रही है, लाहौर में लड्डू बंटने की बात हो रही है, भारत पाकिस्तान के मैच की बात हो रही है, इनमें से कौन सी चीजों का प्रधान होना आप देख रहे हैं चुनाव में? एक तो जो अभिनव कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री बहुत सारे सबको अपना प्रतिनिधि मुख्यमंत्री लग रहा है, उसका एडवांटेज भी मिल सकता है। तो ये एक नई चीज है कि इसका एडवांटेज भी मिल सकता है। अदरवाइज एक तो ये एक जोक कि भाई किसको पता है कि कौन बनेगा, तो एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, एक उस मोर को पता है जो जिसको वो दाना खिलाते हैं, ऐसा एक जोक यहाँ पे चलता है। तो इन दो लोगों को पता है जी। फिर इसका एडवांटेज होने से ज्यादा इसका नुकसान पिछले दिनों में दिखा। नुकसान ये दिखा कि पिछले कई महीनों से एक कंफ्यूजन की स्थिति पूरी पार्टी में बनी हुई है। कोई लीडर नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। चलिए चेहरा ना हो पर नेतृत्व किसके हाथ में है? कोई प्रत्याशी अगर कहना चाहे कि यार मेरे क्षेत्र में आज की तारीख में मुझे चुनाव जीतने के लिए इस चीज की जरूरत है, इस स्टार प्रचारक की जरूरत है, या इस तरह का एक नैरेटिव लाने की जरूरत है, तो मैं पूछूं किससे? कोई ऊपर कौन है जिससे मैं ये पता करूं कि यार क्या मेरे क्षेत्र में गणित क्या बैठ सकता है, आप कैसे मदद कर सकते हैं? तो राजस्थान स्तर का कोई चेहरा आपने लीडिंग पोजीशन पे या लीडर आपने नहीं बताया, तो इसका कंफ्यूजन बहुत सारा है, तो इसका नुकसान भी बहुत है। ये बात ठीक है कि सबको लग रहा है कि भाई मेरे क्षेत्र से कोई बनेगा, लेकिन जनता को भी अब ये समझ में आने लगा है कि ऐसा नहीं है कि भाई मेरे क्षेत्र में कोई व्यक्ति है जो पिछले जो 8 जो बताए जा रहे थे मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, जैसे कांग्रेस कहती है, अशोक गहलोत कहते थे कि 8 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं इनके। तो लेकिन जनता को भी पता है कि अंतिम फैसला ऊपर के 2 लोग करेंगे। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई बहुत ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री। अगर मुकेश जी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर वेस्टर्न राजस्थान में आज किसी से पूछो कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो लोग कहते हैं ताजो की करनो है, ताजो, लोग कहते हैं ताजो की करनो। हाँ, तो वो इसका मतलब भी प्लीज समझा दीजिए। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे शिव विधानसभा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अमीर खान, उनसे किसी ने पूछा कि आप जो है, या कोई सवाल था, पत्रकार ने पूछा कि आप जो है इस बार जो है कौन जीतेगा या आप कैसे जीतेंगे, तो वो बोले ताजो की करनो, मतलब तेरे को क्या करना है, कोई जीते कोई हारे। तो एक मीम सा बन गया इस पूरे इलाके में। लोगों ने लिटरली गाड़ियों में अपने पोस्टर लगवा लिए, जैसे स्टिकर लगाते हैं कि अगर उनसे कुछ सवाल पूछो, तो जैसे अपना एक मीम बना ना, नाम क्या है, भूपेंद्र जोगी। तो यहाँ अगर किसी से पूछो कि क्या कौन जीतेगा, तो बोलेंगे ताजो की करनो, मतलब। और इसका अच्छा प्रोनाउंसिएशन मुकेश जी बताएंगे, लेकिन वो समझ रहे होंगे। कई सारे मजाक इस पे चलते हैं और कई सारी बातें चल रही है, और ये पिछले अभी चुनाव के वक्त से नहीं, काफी समय से ये चल रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और इस पे कई बातें चल रही है। अब आपने जो पूछा ईडी के सारे छापे वगैरह, 51 लोगों पे अब तक छापे पड़ चुके हैं और करीब 17 कार्रवाइयां ईडी की हो चुकी है। लेकिन इसमें अभी तक कुछ मिला नहीं। जैसे डोटासरा जी के घर जो राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 10,000 रुपए मिले। कोई चार्जशीट, बड़ा कोई अफसर सलाखों के पीछे गया हो, कुछ कार्रवाई हुई हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो ईडी में भी ये कहा जाता है कि इसका फायदा किसको मिल रहा है। तो एक सोच ये है कि भाई ईडी ने इतनी सारी कार्रवाइयां की और चुनाव से ठीक पहले की, तो कांग्रेस को इसकी सहानुभूति मिल रही है, ये कहा जा रहा है। अब आते हैं संकल्प पत्र पे। तो संकल्प पत्र बीजेपी का जो था, उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। 2 सबसे बड़े उस एलिगेशन पे भी एक बार कमेंट कीजिएगा कि जो कांग्रेस समर्थक है, उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस संकल्प पत्र की जो लैंग्वेज और कंटेंट है, ये तो आपने हमारा उठा लिया। और बीजेपी ने उसमें रिस्पॉन्ड किया कि आप भी प्रोप्राइटरी, तो आप किसी जन कल्याणकारी योजना पे आप अपना कॉपीराइट तो लगा नहीं सकते, अनाउंस हम भी कर सकते हैं, और हमने कहा आपसे कॉपी कर लिया। आप वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए कौन सा हिस्सा है जो आपने पहले बोला और हमने बोला। क्या इस तरह की कोई बातचीत है? बीजेपी की जो घोषणा पत्र बनाने वाली समिति थी, उसमें एक महिला सदस्य थी जिसने कल ही कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेपर लीक हो गया हो या जो भी है, ये भी एक चल रहा था। लेकिन
जो अशोक गहलोत ने 10 घोषणाएं जो राजस्थान में की थी पहले, जी। जिसके तहत सिलेंडर 500 रुपए में, गारंटियां उनकी, गारंटियां तो साथ बाद में लाए, आचार संहिता लगने के जी। बाद। उससे पहले 10 घोषणाएं और जिसके उन्होंने बाकायदा शिविर लगवाए थे, अच्छा, जिसमें एक गारंटी कार्ड जैसा ही देते थे, और 10 इन योजनाओं का फायदा आपको मिलता था। सिलेंडर 500 रुपए में, बिजली सस्ती वगैरह, कई सारी चीजें है ना, वो राशन के पैकेट वगैरह। उसके बाद ये आई गारंटियां। अब इतना कुछ फ्री बीज, इतना कुछ इस तरह से देने के बाद, ये एक चुनौती थी कांग्रेस के घोषणा पत्र बनाने वाली उस कोर टीम के लिए कि वो क्या लाएंगे। अगर कांग्रेस 15 गारंटियां दे रही है, फ्री बीज दे रही है, तो आप क्या 17वीं ले आओगे? आप क्या 20 फ्री बीज दे देंगे? आप कौन सी बड़ी लाइन खींचेंगे उसके सामने? तो एक चुनौती थी, पहली चीज तो ये। दूसरा ये कर सकते थे आप कि कुछ ना कुछ इसके अलावा लाते। आप फ्री बीज के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हो, ठीक बात है, हालांकि आप एमपी में भी सब कुछ दे ही रहे हैं, और वही चीजें आपने यहाँ पे रेप्लिका उसका भी आप लेके आए हो। तो अगर आपको फ्री बीज नहीं देने थे तो फिर क्या देते आप? तो फिर आपको लाने थे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। जैसे महिला अपराध को लेके भाजपा खूब मुद्दा बना रही है, एंटी रोमियो फोर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, कि सब महिलाओं पे राजस्थान में बहुत अत्याचार हुए और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसको अलग अलग तरह से पैकेजिंग करके इस मुद्दे को कई तरह से भाजपा ने उठाया। अब इस पे इनको कुछ बड़ा लाना था, लेकिन ये क्या लाए? इन्होंने कहा कि भाई हर जिले में हम एक महिला थाना खोलेंगे और हर थाने में एक महिला डेस्क होगी। अब राजस्थान में ऑलरेडी जो जिले हैं उनमें महिला थाने हैं, महिला डेस्क सब जगह है। ये अलग बात है कि महिला कांस्टेबल पर्याप्त नहीं है, इसलिए हर जगह वो जो महिला पुलिसकर्मी होने चाहिए वो नहीं है। लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। अब आप कह रहे हो कि एंटी रोमियो स्क्वाड लाएंगे, वो एक चीज है, यूपी से आप लेके आ रहे हैं। शेक्सपियर भी सोचता होगा कि मेरा ये किरदार कैसे मतलब पार्टियों के घोषणा पत्रों में आ गया रोमियो। पर कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लाए जो महिलाओं के खिलाफ अपराध पे कुछ ऐसा ठोस चीज नहीं लाए। तो घोषणा पत्र में ये करना था। ऐसे युवाओं का मामला, बेरोजगारी दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो राजस्थान वो कह रहे हैं कि एसआईटी बना देंगे पेपर लीक मामले के जो आए हैं राजस्थान में जितने। हाँ, तो कांग्रेस ने ऑलरेडी एसआईटी बना रखी है। आप कह रहे थे यूपी मॉडल की बात कर रहे थे। मैं अभी पोखरण में हूँ और यहाँ पे एक सभा चल रही है। प्रतापपुरी जी महाराज जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ जेसीबी लगा करके फूल बरसा करके उनका स्वागत किया जा रहा था। तो ये एकदम यूपी मॉडल यहाँ पे है। इस बार वाले चुनाव में जो एक नई चीज है वो जेसीबी है। सब लोग 8-10 जेसीबी लाते हैं, दोनों तरफ खतरनाक तरीके से लोग उस पर चढ़ जाते हैं और वो फूल बरसाते हैं, और लगता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। दोनों तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की रैलियों में भी आती है क्या जेसीबी? जी, ये हमारे उत्तर प्रदेश का प्रताप है जो चौतरफा पहुंच रहा है योगी जी के माध्यम से। मैं एक चीज मुकेश जी से क्लियर करना, सर आप कह रहे थे दोनों तरफ के, क्या कांग्रेस की रैलियों में भी आ रही है जेसीबी? इसकी शुरुआत की आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने। अच्छा, तो उन्होंने सबसे पहले ये किया, और उसके बाद तो अब दोनों पार्टियां कर रही है। सचिन पायलट की रैलियों में भी आपको देखने को मिला परिवर्तन यात्रा, जो राजस्थान के 4 अलग अलग दिशाओं से इन्होंने निकाली भाजपा। जेसीबी बनाने वाले जो मेरे ख्याल से 19वीं शताब्दी की 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है जेसीबी एक कंपनी का नाम है, ब्रिटिश कंपनी बोलते हैं ब्रिटिश कंपनी बाबा। तो उस वैज्ञानिक ने, वो मैकेनिकों ने सोचा नहीं होगा कि हिंदुस्तान में हमारी इस मशीन का इतना अद्भुत और नायाब इस्तेमाल हो जाएगा। अब इन पार्टियों का थोड़ा सा क्या जनरल नॉलेज थोड़ा कमजोर है। अगर कोई इनको बता दे कि जयपुर में जेसीबी की एक फैक्ट्री है जिसमें ऑल वुमन स्टाफ है, मतलब सब महिलाएं हैं, तो महिलाओं के सारे घोषणा पत्र और सारे नैरेटिव्स में महिलाएं केंद्र में है, तो कोई कोई जो जेसीबी का यूज कर रहे हैं उनमें से कोई किसी को पता हो तो इसका भी कोई उपयोग कर ले किसी नैरेटिव में। जेसीबी की सर बात चलिए, तो मैं अपने दोनों मेहमानों से पूछना चाहता हूं कि जेसीबी का जो व्याकरण है और जेसीबी के जिस भाषा में उसका प्रयोग होता है, जिसकी तरफ अभिनव हिंट भी कर रहे थे, हमने स्टेटमेंट्स देखे ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और हमास वाले इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, लाहौर में लड्डू बटेंगे, कन्हैया लाल का जिक्र भी हुआ ही, तो इसमें रमेश बिधूड़ी भी हैं, उसमें सांसद आपके बालकनाथ भी हैं जो कि लड़ भी रहे हैं चुनाव। इन सारी चीजों का कितना असर आपको दिख रहा है? मैं मुकेश जी आपसे भी जानना चाहता हूं। कमेंट कर देता हूं। हाँ, मैं एक छोटा सा कमेंट कर देता हूं। मुकेश जी इस पे और बेहतर तरीके से बताएंगे क्योंकि वो यहाँ के हैं, मैं तो आया हूं मेहमान के तौर पे। राजस्थान के लोगों से बात करते हुए एक बहुत ईमानदार आदमी ने मुझसे कही,
उसने ये कही, मुकेश जी शायद इस बात से इत्तेफाक भी रखे, उसने कहा भाई साहब हम लोग जो है ना जातिवादी हैं, हम लोग कम्युनल नहीं है, हमारे यहाँ कम्युनल वाली पॉलिटिक्स नहीं चलती, हमारे यहाँ जाति की पॉलिटिक्स चलती है। तो आप समझिए कि राजस्थान की राजनीति किस तरीके से है। बीजेपी प्रयास ये जरूर कर रही है कि थोड़ा बहुत जो है इसको अपने पिच पर, हिंदुत्व की पिच पर ले जाया जा सके, लेकिन राजस्थान का चुनाव जाति के पिच पर होता है। आगे जो है मुकेश जी ज्यादा अच्छे से। राजस्थान बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजस्थान में मामला है, कास्ट का मामला कम है, और यूपी बिहार की तरह उतना ध्रुवीकरण, अगर ऐसा कोई कारण ना हो जैसे 2014 में और इस तरह से लहर थी, अगर उस तरह का कोई कारण ना हो तो उस तरह से ध्रुवीकरण हो जाए ये उतना संभव दिखता नहीं है। लेकिन क्या है कि बीजेपी जो है उसको 360 डिग्री खेलना पड़ रहा है। वो कोई भी अपना हथियार, कोई भी टूल आजमाने से चूक नहीं रही है। तो जैसे हवा महल में इन्होंने मुक्तानंद जी को खड़ा किया जो कट्टर चेहरा है हिंदुत्व का, और वो उस तरह के बयान दे रहे हैं। वहां पे बालकनाथ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कराची और ये वो भारत पाकिस्तान का मैच हो गया ये चुनाव, उन्होंने बोला। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको जोड़ना चाहता हूँ। मेरे जस्ट बगल में जो है प्रतापपुरी महाराज जो है बीजेपी कैंडिडेट जो पोखरल से, उनका भाषण चल रहा है, और इस भाषण में जितने हिंदू हैं उतने ही करीब करीब मुसलमान हैं, क्योंकि इस सीट का फैक्टर आप जानते हैं कि ये वो उस तरीके की सीट है। तो यहाँ तो बड़ा बच रही भी। देखिए आप जो कहे ना कि ओवरऑल खेल रही बीजेपी हर तरफ की, यहाँ पे 6 मारना, यहाँ सिंगल लेना, इसको डक कर देना, तो यहाँ डक किया जा रहा है। यहाँ पे सबको साथ लेकर चलने की जो कवायद है, क्योंकि इनको भी पता है, चाहे फतेह मोहम्मद हो यहाँ के कांग्रेस, साले मोहम्मद हो, और चाहे ये, इनको पता है कि ये बिना मुसलमानों के वोट के नहीं जीतेंगे, और उनको पता है वो बिना हिंदुओं के वोट के नहीं जीतेंगे। तो एक बड़ा अच्छा, जिसको हम लोग कहते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब। खैर वेस्टर्न राजस्थान में तो लोग भी वैसे ही, आपको पता नहीं चलता है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कभी कोई उस तरीके की कम्युनल घटनाएं सामने बताएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला किस समाज से, किस धर्म से आता है। हाँ, मतलब खान पीन, नाम भी वैसे ही होता है, पप्पू खान, इमाम खान, मतलब इस तरीके के नाम होते हैं। उनके नाम में भी राम भी होते हैं, कई लोगों के नाम में राम होते हैं। तो बहुत अलग है वेस्टर्न राजस्थान, तो बिल्कुल अलग है बाकी देशों के कंपैरिजन में। जब ये चुनाव की रूपरेखा लिखी जा रही थी कुछ महीने पहले, तो एक स्टोरी हुई थी कि भाई भाजपा राजस्थान में उस स्तर पर वो जो नफरत वाली राजनीति है, या वो जो हिंदू मुस्लिम है, या वो सब उस लेवल पर नहीं करेगी, क्योंकि इनको जो फीडबैक है वो ये कि अब ज्यादा हो गया है, एक अति हो गई है, और राजस्थान शायद वो सही जगह नहीं है इस वाले कार्ड को खेलने के लिए। वो सब चला। लेकिन अब चुनाव जैसे जैसे 7 दिन दूर रह गया, 8 दिन दूर रह गया है, तो अब आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा इनको लगने लगा है। कांग्रेस ने बहुत मौके दिए 5 साल में, हर तरह से बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि वो लीडरशिप का जो कंफ्यूजन था, उसके कारण से उसका पूरा दोहन, उसका पूरा जो उपयोग करना था उस प्लेटफॉर्म का, वो नहीं हो पाया। और अंततः अब वो जो माना जा रहा था कि भाई ये बहुत ज्यादा नहीं होगा कम्युनल, तो अब धीरे धीरे कुछ कुछ चल रहा है अलग अलग इलाकों में। अच्छा, लेकिन जैसे एक बात ये है ना कि कन्हैया लाल वाला मुद्दा बीच बीच में प्रधानमंत्री ने भी उठाया। और इसको जो टेलर जिनकी हत्या कर दी गई थी, गौस मोहम्मद, और इन लोगों ने बेरहमी से मारा था घर जाकर, नुपुर शर्मा वाला जो विवाद था उसको लेकर के, तो बीजेपी इसको मुद्दा तो बना रही है। लेकिन मसला क्या है कि जो अब उनकी कस्टडी है वो एनआईए के पास है, केस जो है एनआईए हैंडल कर रहा है। तो उस तरीके से बीजेपी एग्रेसिव होकर के उसको उस लेवल पे ले नहीं जा पा रही, क्योंकि लोग फिर पूछने लगते हैं कि भाई आप ही के पास है, आपकी केंद्र में सरकार है, तो उनको अब तक फांसी क्यों नहीं हुई, 1.5 साल हो गया, उनकी सजा क्यों नहीं हुई। तो वो मुद्दा भी उतना प्रखरता से बना नहीं पाई बीजेपी, जो ग्राउंड पे समझ में आता है। ठीक बात है। मुकेश जी आप कुछ कह रहे, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो लीडरशिप को लेकर के कंफ्यूजन है, या जो लैक ऑफ क्लैरिटी है, आपने बीजेपी के बारे में ये कहा, और राजस्थान में लीडरशिप को, सीएम कौन होगा इस चीज को लेके वो क्लियर है, लेकिन अंदर फैक्शंस की कितनी बन रही है या कितनी नहीं बन रही है, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। मतलब क्या दोनों तरफ से फ्रैक्चर्ड पार्टीज के बीच चुनाव हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ ही भयानक ये भ्रम की स्थिति है। कांग्रेस में भी जैसे आज प्रियंका गांधी ने अपनी एक सभा में कहा कि जो आपने शुरू में जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में अलग अलग इलाके में घूम रहे हैं कि सीएम का कोई चेहरा मिल जाए, तो पहले प्रियंका गांधी से ये पूछा जाना चाहिए कि आपका सीएम का चेहरा एकदम, इसका मतलब अशोक गहलोत है, आप ये क्लियर कर रहे हैं, तो और अगर ऐसा है तो वो सचिन पायलट को मंजूर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में संकट है, कांग्रेस में भी बराबर का संकट है।
और ये दोनों तरफ का है, कंफ्यूजन दोनों तरफ है। और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने सारे के सारे सारा पुराना कुनबा अशोक गहलोत जी लेकर आए, सारे के सारे विधायकों को फिर से टिकट, मंत्रियों को फिर से टिकट, जी। तो उसके बाद से वो जो आप शुरू में कह रहे थे, अशोक जी ने खुद शायद लल्लन टॉप के ही कार्यक्रम में कहा था कि हाँ, मुझे ऐसा एक नारा सुनाई दिया है कि अशोक गहलोत तुझसे बेड़ नहीं, एमएलए मिनिस्टर तेरी खेड़ नहीं। जो खुद ऐसी बात कर रहे थे, वो उस पूरे कुनबे को उन्होंने दोहरा दिया चुनाव में। तो अगर आप उस हारी हुई टीम को, थकी हुई टीम को फील्ड ला रहे हैं, तो आप किस उम्मीद के साथ चुनाव में जा रहे हैं? तो ये दोनों तरफ कई तरह की चीजें हैं, कई तरह के विरोधाभास हैं। मुझे लगता है कि टाइम में हम थोड़ा सा अब ऑलमोस्ट हम जो पेनल्टीमेट फेज है चुनाव का उसमें पहुंच ही गए हैं। अभी कुछ दिन और बचे हैं, ये एक हफ्ता पार्टीज के पास है अपनी बातें रखने का लोगों के सामने, और ये देखने का कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि वो बिल्कुल वोटिंग के दिन अपना दिमाग बनाते हैं कि हमको क्या करना है, चाहे किसी भी पार्टी की लहर हो। आखिर में अपने दोनों मेहमानों से मैं ये जानना चाहता हूं कम शब्दों में कि वो इस चुनाव में किन विषयों पे वोट पड़ते हुए देखते हैं। क्या वो लोगों के इश्यूज हैं, या फिर वो पॉलिटिकल नैरेटिव की लड़ाई है, महिला सुरक्षा वर्सेस हिंदुत्व है की बात है, या फिर वो जो फ्रीबीज का अनाउंसमेंट अशोक गहलोत कर चुके हैं, बीजेपी ने कहा है कि अगर हम आएंगे तो हम करेंगे, स्कूटी की बात वो कर रहे हैं, बाकी योजनाओं की बात कर रहे हैं। चुनाव किन चीजों पर लड़ा जा रहा है? पहले मैं कुछ लास्ट कमेंट कर देता हूं, उसके बाद मैं जाऊंगा, मुझे इंटरव्यू में जाना है। एक लाइन में अगर मैं कहूं, ये चुनाव अब तक मुझे जितना समझ में आया ये कि बीजेपी जीतती दिख रही है, लेकिन गहलोत हारते नहीं दिख रहे। आप बहुत महीन लाइन है ये, इसको आप समझिएगा। चुनाव बहुत रोचक है, और गहलोत की बात करेंगे तो गहलोत से नाराजगी नहीं है, लेकिन विधायकों से नाराजगी है। और इस चुनाव में 2-3 फैक्टर बहुत अहम है। पहली चीज की निर्दलियों को कौन कितना साथ पाएगा, इस पर मैंने बात की। देखिए, बीजेपी के पास वसुंधरा राजे हैं, और उनका ये है कि ये बनेंगी या नहीं बनेगी। तो एक सवाल ये कि अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती है और कोई और मुख्यमंत्री बनता है बीजेपी से, तो उनके लिए, जो राजनीतिक जानकार बताते हैं, उनके लिए इससे अच्छा है कि अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। एक इनका अपना जो है अंतर खाने का जो समझौता है, इसकी ये बात कहते हैं कि कोई और मुख्यमंत्री बन गया तो वसुंधरा राजे की राजनीति चौपट हो जाएगी, और फिर उसके बाद फिर से वापसी कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और अशोक गहलोत के में सचिन पायलट का ये कि अगर अशोक गहलोत फिर से 5 साल मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर 5 साल बाद तो सरकार पक्का चली जाएगी। 10 साल बाद तो राजस्थान जो है, 10 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। तो सचिन पायलट क्या चाहेंगे कि अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बन जाए? तो दोनों तरफ चाहने ना चाहने वालों की बड़ी लंबी कतार है। दूसरी चीज ये भी कि हनुमान बेनीवाल का क्या असर रहता है। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के कई कैंडिडेट जिस जाति के हैं, उस जाति के कैंडिडेट उतार दिए, तो वो कितने वोट कतर देंगे? उस इलाके में जो जाट बेल्ट है, वहां उनका क्या प्रभाव रहेगा, कितनी सीटें जीत के आएंगे? जो डूंगरपुर और उसके नीचे का इलाका, बांसवाड़ा का इलाका, उधर 2 पार्टियां, बीटीपी और बीएपी, तो इसमें भी 2 फाड़ हो गया, आदिवासियों की पार्टी है। अब उसमें से 4-5 सीट वो ले आते हैं, और वो सीटें उसके साथ जाती है जिसकी सरकार होती है। तो इनका क्या रोल रहेगा, ये लोग अपने अपने इलाकों में कैसे करेंगे? और सचिन पायलट और वसुंधरा राजे पर नजर बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि इनका रोल बहुत अहम होने वाला है। बाकी अशोक गहलोत चुनाव पूरी दमदारी से लड़ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत के साथ क्या कांग्रेस उसी दमदारी से चुनाव लड़ रही है, ये बड़ा सवाल है। ओके जी। तो 2-3 चीजों पे निर्भर करेगा चुनाव का फैसला। पहली चीज, ये जो रिवाज वाला चक्कर है कि राजस्थान में 5 साल बाद बदलता ही है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में भी बैठा हुआ है। जो बीजेपी को एक जो एडवांटेज है, जो बिना किसी मेहनत का एडवांटेज है, वो ये है कि लोगों का माइंडसेट भी ये है कि यार 5 साल बाद तो बदलता ही है, तो जो सत्ता में आ रहा है उसके साथ जाएं। तो ये एक फैक्टर है। दूसरी चीज ये कि जो कांग्रेस के साथ है, जो फ्रीबीज हैं वो 100% वो काम करेंगी, उसका परिणाम आपको दिखेगा। मैं हमेशा बात करता हूं, कल सौरभ द्विवेदी ही बैठे थे हमारे साथ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि महिला के किचन में जो अशोक गहलोत का फोटो लगा फूड पैकेट पहुंच गया है, और वो उसका उपयोग कर रही है। अब वो उस चेहरे को इग्नोर कर दे, ये कहां तक संभव है? मतलब वहां तक आपने अपनी जगह बना ली, वहां तक अपना रास्ता बना लिया, तो फ्रीबीज 100% काम करेंगे। गांव देहात में इसका असर दिखता भी है, तो वो फैक्टर एक देखने को रहेगा। तीसरी बात, अब दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि भाई 90-95 मतलब जो क्लियर मेजोरिटी है उसमें दिक्कत है। तो निर्दलीय
बाकी ये सब बड़ा रोल निभाएंगे। आरएलपी की कितनी सीटें आती हैं, 3 4 5 आती हैं या ज्यादा आती हैं, वो उस पर डिपेंडेंसी रहेगी बहुत सारी चीजों की। तो ये सारी चीजें होंगी। तो इस पर कुल मिला के राजस्थान के चुनाव का फैसला तय होगा। जो अभिनव कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, लेकिन अशोक गहलोत चुनाव हारते नहीं दिखते हैं। तो ऐसा फंसा हुआ चुनाव अभी राजस्थान का है। 2-3 महीने पहले ये स्थिति नहीं थी, कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी निकाल लेगी। तो अभी टक्कर में दोनों टीमें हैं। और अब अंतिम 7 दिनों में क्या होता है, कौन सी ऐसी सभाएं होती है। मोदी जी का एक रोड शो जयपुर में परकोटे में होना है, 8 किलोमीटर का एक रोड शो होना है। और जोधपुर में मेरे ख्याल से अमित शाह का एक रोड शो होना है, वो 2 दिन पहले होगा। तो आपने देखा होगा गुजरात चुनाव में सूरत में एक रोड शो नरेंद्र मोदी ने किया था। गुजरात में हुआ, बैंगलोर वाले रोड शो में काफी मतलब बीजेपी को फायदा हुआ उसका। हाँ, सरकार तो जरूर नहीं बनी, लेकिन वो एक जो फेस सेविंग के लिए कुछ उनको सीट्स वहां मिल गई बैंगलोर में, उनका जो रोड शो एक मोमेंटम हो सकता है उस रोड शो से बन जाए। और यहाँ पे वो जो मैंने आपको कहा, हवा महल से एक कट्टर हिंदुत्व का चेहरा एक है। और तो ये पूरी सारी चीजें करके और एक जो रोड शो है ये बहुत कुछ चीजें तय कर सकता है। ठीक है, कम से कम एक नेता नगरी में और राजस्थान में भी बात होने ही वाली है। उस नेता नगरी को भी आप देखें। आप तक की चर्चा आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हमारे दोनों मेहमानों को शुक्रिया, उन दोनों के लिए बड़ा व्यस्त दिन है। उन्होंने उसमें से अभिनव ने भी वक्त निकाला, वो फील्ड पे हैं, रिपोर्टिंग पे, उनको एक इंटरव्यू के लिए भी निकलना है। और मुकेश जी, आपको भी अपना एडिशन देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की ओर। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी मध्य प्रदेश की, जहाँ पे 17 नवंबर के रोज मतदान हो गया। मतदान के जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, हमने टेम्पर्स बहुत ऊपर जाते हुए देखे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पे प्रियंका गांधी का काफ़ी सीधा अटैक हुआ। उसके बाद में सिंधिया ने खुद तो जवाब दिया, उनकी पार्टी के बाकी लोगों ने भी जवाब दिया। हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया, बाकी नेताओं के बयान आए। और जब वोटिंग डे में हम फाइनली पहुंचे, हमने देखा कि जहां से सिंधिया आते हैं, ग्वालियर चंबल वो इलाका, वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी भी देखने को मिली। दिमनी सीट का उदाहरण हमारे सामने है, वहाँ पथराव और झड़प की खबरें हैं, गोली चली है। भिंड की बात करें, महगांव में बीजेपी उम्मीदवार राजेश शुक्ला पर पथराव हो गया है, बताया जा रहा है कि वो घायल भी हो गए हैं। और इस तरह के इल्ज़ाम तो आ ही रहे हैं दोनों तरफ से कि पैसा बट रहा है, शराब बट रहा है, आदि इत्यादि। इन सारी खबरों के बीच में मध्य प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के मुद्दों को कितनी जगह मिल रही है, किस तरह के नैरेटिव की लड़ाई चल रही है, इस सब पे हम बात करने वाले। हमारे 2 मेहमान हैं। पहले मेहमान हमारे मिलिंद घटवई, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मध्य प्रदेश में इंडियन एक्सप्रेस अखबार के आप ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दूसरे मेहमान हमारे नितेंद्र शर्मा जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, फ्री प्रेस जर्नल के लिए काम करते हैं, भोपाल से हमसे जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। नितेंद्र जी, हम आप ही से बात की शुरुआत करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जब चुनाव बिल्कुल मतदान के पहले वाले फेज में पहुंच गया, जब साइलेंट पीरियड आया, उससे ठीक पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पे फ्रंटल अटैक होता है प्रियंका गांधी की तरफ से, और वो एक बयान देती हैं जिसका कुछ मजमून हम आपको पढ़ के भी सुना देते हैं। वो दतिया पहुंची थी और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रही थी, और उन्होंने ऐसा कहा, हम उनको कोट कर रहे हैं कि बीजेपी के सारे नेता विचित्र टाइप के हैं। एक तो सिंधिया जी हैं जिनके साथ मैंने यूपी में काम किया, क्या है कि वो कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार बहुत है। जब हम यूपी में काम करते थे, यूपी में आदत थी, वो प्रियंका कह रही हैं कि शिकायत, गुस्सा, नाराज़गी सब निकाल देते हैं, लेकिन महाराज बोलने की आदत नहीं है। और इस चीज़ को लेकर के उन्होंने टारगेट किया। सिंधिया का भी पलटवार आया, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी पार्ट टाइम नेता हैं और उनके ही पूर्वज थे जिन्होंने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर, चीन को ज़मीन ही भेंट कर दी थी। और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या किसी दूसरे परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी क्या। इस तरह के अटैक्स हुए, इनके क्या कारण आप पाते हैं? क्या ये जो ग्वालियर चंबल संभाग में पिछली बार जिस तरह से चुनाव हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उद्वेलित करने की कोशिश है? दोनों पार्टी चाहती हैं कि उनके हिसाब से वोट पड़े। क्या इशूज हैं सर? देखिए, साफ तौर पर अगर दतिया में प्रियंका गांधी खड़ी हुई है, उसका सबसे बड़ा एक रीजन है कि वो दतिया में है, जो ग्वालियर चंबल जो है, जो सिंधिया का क्षेत्र माना जाता है। तो वहां पर अगर आप खड़े होते हैं तो उनको भी ये पता है कि अगर दतिया में कोई वोट जो है वो प्रभावित कर सकता है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो यही कारण है कि वो उन्होंने सिंधिया पर हमला किया। लेकिन इसके अगर हम पीछे जाएं तो देखा जाए तो कई दिनों से ये बात चल रही थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के खिलाफ एक पत्रकार वार्ता की थी
उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के खिलाफ और प्रियंका गांधी के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, और राहुल और प्रियंका ने ज्योतिरादित्य के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। बोला भी था तो दाएं बाएं जाकर बोला था। इतना सीधा अटैक मुझे लगता है प्रियंका गांधी ने पहली बार किया है। और न केवल सीधा अटैक में मध्य प्रदेश की बात की या ऐसी कोई बात की जो पहले भी हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने यूपी की भी की और ये कहा कि साहब यूपी में जब सिंधिया काम करते थे तब भी उनमें अहंकार था, कार्यकर्ता उनसे बात नहीं कर पाते थे, उनकी शिकायत लेके आते थे। मतलब एक बात साफ है कि अब जो दोस्ती थी उसमें कहीं ना कहीं दरार जो है वो पड़ती जा रही है। कांग्रेस को भी अब लगने लगा है, शायद राहुल और प्रियंका को शुरू में ऐसी कोई संभावना हो कि सिंधिया नाराज हैं, हो सकता है चले गए हों, कभी कोई ऐसी कोई रास्ता बने कि शायद सिंधिया वापस आ सकते हों, लेकिन अब दिन पे दिन लगता है ये संभावना समाप्त होती जा रही है। और अब जो है वो मुझे इस टिप्पणी से प्रियंका गांधी की और उसके बाद सिंधिया के जवाब से कांग्रेस ही तो खुश होंगे ही, लेकिन शायद भाजपा के भी बड़े नेता खुश होंगे, जिनको लग रहा होगा कि सिंधिया किसी दिन वापस चले जाएंगे। तो उन्हें लग रहा है कि सिंधिया के लिए कांग्रेस का दरवाजा बंद होता जा रहा है, तो अब वो जैसा चाहेंगे सिंधिया को वैसे ही भाजपा में रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये जिस तरह की टिप्पणियां आई है, जिस तरह का प्रियंका और सिंधिया के बीच में जो संवाद चला, उससे एक बात साफ है कि सिंधिया के लिए तो अब कांग्रेस का दरवाजा जो है वो बंद होता जा रहा है। और ये कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेता, जिसे हम खास तौर पर दिग्विजय सिंह जी कहें, उनके लिए खुशी की बात है। तो भाजपा के भी वो नेता जिनको ये लग रहा था बार बार कि सिंधिया किसी दिन वापस जो है वो कांग्रेस में ना चले जाएं, तो उनके लिए भी खुशी की बात है। लेकिन मध्य प्रदेश के इस चुनाव के लिए इसलिए ये अहम है कि मध्य प्रदेश का ये चुनाव सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद यदि उपचुनावों को छोड़ दिया जाए तो पहला बड़ा विधानसभा चुनाव हो रहा है। 18 में सिंधिया जो है वो कांग्रेस की तरफ थे और भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पे ही सिंधिया थे। भाजपा की जो टैगलाइन थी वो यही थी कि माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। तो साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार भाजपा के पाले में है और कांग्रेस उन पर अटैक कर रही है। 18 में कांग्रेस के पाले में थे और भाजपा कह रही थी माफ करो महाराज, इस बार कांग्रेस कह रही है माफ करो महाराज। नितिन जी, एक चीज हम और जानना चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाने में और उनके साथ जो उनके समर्थक भी गए, उसमें ये कई लोगों ने कहा उस टाइम पे कि इसने कांग्रेस के जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको एक हद तक के एड्रेस कर दिया कि 3 पावर सेंटर्स अगर थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, तो अब उसमें से 2 पावर सेंटर्स बचे हैं। अब दोनों लोगों को ज़्यादा स्पेस रहेगा, ज़्यादा एल्बो रूम मिल जाएगा पार्टी के अंदर। और एक ऑकवर्डनेस की बात आपने अब कर ही दी कि जिनके खिलाफ नारा लगा के भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन किया था, अब वही एक तरह से स्टार प्रचारक हो गए हैं। स्टार प्रचारक मतलब मैं चुनाव आयोग की भाषा में नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक वो डायनेमिक फेस तो है ही। बिल्कुल, वो आज की तारीख में अगर मध्य प्रदेश में जो फेस है उसमें सिंधिया एक बड़ा चेहरा है भाजपा। जी जी जी। तो ये आपको फील्ड पे भी नजर आ रहा है क्या कि कांग्रेस थोड़ी रिलैक्स नजर आ रही है, या फिर उनकी जो पुरानी चुनौतियां थी वही बनी रहती हैं? और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने का कितना फायदा ग्वालियर चंबल संभाग में आपको नजर आ रहा है, जो आपके बातचीत हो रही है वहां के लोगों से, जो आपका आना जाना हुआ है? देखिए, इस चुनाव में तो साफ तौर पर कहा जाए तो सिंधिया के भाजपा में आने का भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर चंबल में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो ग्वालियर चंबल है वहां पर तो सिंधिया के भाजपा में आने के बाद 2 तरह से भाजपा हो गई है। एक सिंधिया की भाजपा है और एक भाजपा वो है जो पहले से है। तो उन नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, वो बोल रहे हैं आप? महाराज भाजपा, नाराज भाजपा भी कह सकते हैं हम, महाराज भाजपा, नरेंद्र तोमर भाजपा भी कह सकते हैं। अच्छा। हम बहुत अलग अलग उनको नाम दे सकते हैं। हाँ। लेकिन ये साफ है कि वहां पर भाजपा 2 भागों में बट गई है। एक भाग वो है जो सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में आया है, एक नेता वो है जो पहले से भारतीय जनता पार्टी में थे। 28 जो उपचुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में 2020 में, जिनमें भाजपा को 19 सीटें मिली थी और करीब करीब जिसमें 8-9 सीटें जो है थी वो ग्वालियर चंबल इलाके की थी। उन समय के इलेक्शन की एक खास बात ये थी कि भाजपा के वो नेता जो सिंधिया को नहीं पचा पा रहे थे, उनको भी ये लग रहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार नहीं जाना चाहिए अब। तो सबने मिलकर चुनाव लड़ा था। मतलब सिंधिया के समर्थक हों, चाहे वो प्रद्युम्न सिंह तोमर हों या यहाँ से जजपाल जज्जी हों या ब्रजेंद्र सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे, सुरेश धाकड़ चुनाव लड़ रहे थे, ओपीएस भदौरिया चुनाव लड़ रहे थे, इन सबको मिलकर भाजपा ने भी जिताया था कि इनके जीतने से ही ये सरकार बची रहेगी। अब लेकिन वो बात कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पूरे
ग्वालियर चंबल के इलाके में वो बात खत्म हो गई है। तो अब सिंधिया समर्थक वो नेता चुनाव जरूर जीतेगा जो दमदार है, जो खुद का दम है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जो हैं वो अभी भी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जीतने की संभावना लोग ज्यादा व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन वो नेता सिंधिया की दम पर जो चुनाव जीत रहे थे, या जो भाजपा के सहारे से चुनाव जीत गए थे, या जो लोग 2018 की भाजपा के खिलाफ ग्वालियर चंबल की जो लहर थी उसमें चुनाव जीत गए थे, उनके लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। मैं इसी बात पे मिलिंद सर की टिप्पणी भी चाहता हूं। सर, एक तो जो नितिन सर ने बताया, अभी आप उससे कितना अग्री या डिसएग्री करते हैं हम ये जानना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि नेताओं को अपनी पर्सनल पॉलिटिकल करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी ग्वालियर संभाग में, जो उनका अपना अर्जित जो उनकी राजनीति है। हम ये जानना चाहते हैं कि इससे इतर जो प्रधानमंत्री ने लगातार कैंपेन किए वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी टाइम मध्य प्रदेश को भी दिया, जितने जगहों पर संभव हुआ उन्होंने जाकर के रैलीज़ की हैं और रैलीज़ में भीड़ आई है, इसमें कोई दो राय है नहीं, हमने देखा है उन रैलीज़ का साइज़। तो क्या उसका कोई बेनिफिट मिलता नज़र नहीं आ रहा या मिल रहा है? है जी कि ये प्रियंका और इनका जो वाक युद्ध जो हुआ उनके बीच में, मैं 3-3.5 साल से इनको रेगुलरली फॉलो कर रहा था जी। 3.5 साल पहले इन्होंने सरकार गिराई, उसके बाद से परसों तक प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, इवन सिंधिया, इन्होंने आमने सामने कभी कोई डायरेक्ट अटैक किया ही नहीं। इतना इनडायरेक्ट, कभी अनाम नहीं लिया है, कभी ये लिया। तो ये 2020 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें पहली बार गद्दारी वर्ड यूज किया था कांग्रेस ने इनके खिलाफ। पर उसके बावजूद भी 3.5 साल में ये क्योंकि ये प्रियंका, राहुल, सचिन पायलट, ये सब लोग एक ग्रुप के थे, यंगस्टर्स है, और होता है पीपल लाइक अस। तो उनमें एक सॉर्ट ऑफ कोड था कि एक दूसरे के खिलाफ वो ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे। पर ये परसों जो प्रियंका ने जो किया है, और उसमें जो गद्दारी वर्ड वाला था, और 3-4 महीने पहले प्रियंका गांधी वहां ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, वहां भी गई थी। वो भी शायद पहली बार हुआ, क्योंकि इनके जो सिंधिया फैमिली के खिलाफ जो आरोप है वो 1857 में भी लगे थे कि इन्होंने गद्दारी की थी। फिर उसके बाद में राजमाता सिंधिया जो है 67 में उनके खिलाफ आरोप लगा था। आरोप क्या, उन्होंने वो जो मध्य प्रदेश या सेंट्रल इंडिया की पहली जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो उनके कारण मध्य प्रदेश में आई थी, क्योंकि उन्हें संविधान सरकार बनी थी जी। और फिर ज्योतिरादित्य ने जो किया वो, तो ये गद्दार वर्ड यूज करके मुझे ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगा कि प्रियंका गांधी ने पहली बार बोला था ना वो नो होल्ड्स बार्ड। अभी तक था एक कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ पैसा टारगेट नहीं करते थे, और इसके कारण फिर सिंधिया जी को भी वैसे उसी भाषा में जवाब देना पड़ा। पर जहां तक वो फर्क पड़ने की बात है, वो जैसे नितिन जी ने कहा कि ऐसा नहीं था कि पूरे सिंधिया मतलब ग्वालियर चंबल के सभी लोग उनके साथ में गए थे। उस टाइम पे जितने गए उसमें से 6 या 7 लोग हार भी गए थे। पर वो सिंधिया फैक्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के कारण सरकार गिरी थी, और उन्होंने स्टार कैंपेनर है, प्रचार भी काफी किया है। तो उसमें ज्योतिरादित्य की भी साथ में दाव है। उनको अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो इनको आगे कोई जरूरी नहीं कि बहुत तवज्जो मिले, तो इसलिए उनको भी परफॉर्म करना ही पड़ेगा उस इलाके में। हम सर रीजन वाइज पार्टीज के प्रोस्पेक्ट पर बात करने वाले हैं, दोनों के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, किस तरह का प्रदर्शन संभागवार रह सकता है, उस पर दोनों मेहमानियों की टिप्पणियां लेंगे। उससे पहले ग्वालियर चंबल संभाग की क्योंकि बात चल रही थी, उसमें एक विषय का और हम जिक्र करना चाहते हैं। कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो दिमनी सीट से लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनके बेटे जो टिकटार्थी थे देवेंद्र तोमर, उनको टिकट नहीं मिला, पिताजी को टिकट मिला। और अब जब उनका प्रचार चल रहा है, आज तो वोटिंग भी हो गई वहां पे, 2 वीडियोस सरफेस करते हैं जिनकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इल्जाम लगाए गए हैं। पहले वीडियो में 100 करोड़ के डीलिंग की बात हो रही है, दूसरे करोड़ में 500 करोड़ के डीलिंग की बात हो रही है। तो हम इसको कांग्रेस की बड़ी इस तरह की मांग रही है कि अगर आप महादेव ऐप घोटाले की बात छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं तो ये भी तो एक करप्शन का एलिगेशन ही है। क्या इस वीडियो ने, जिसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, कांग्रेस को किसी तरह का हेल्प दिया है ग्वालियर चंबल संभाग में, या फिर बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स को डेंट किया है, या फिर जो आम वोटर है वो इस तरह के वीडियो से प्रभावित नहीं होता है? आम वोटर तो खैर इतना ही प्रभावित नहीं होगा, पर एक कांग्रेस का जो कैंपेन था उसको एक डेफिनेट फोकस मिला है। और ये केवल दिमनी या ग्वालियर चंबल के लिए नहीं, इनको पूरे मध्य प्रदेश में, मतलब क्योंकि इसमें टारगेट केवल तोमर नहीं है, टारगेट मोदी जी भी है। उनका जो एक पूरा
कैंपेन है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, करप्शन के खिलाफ में ये करेंगे वो, तो ये उनका ओवरऑल टारगेट्स में तोमर जी भी है, बीजेपी है और मोदी जी भी है। तो ये बात आगे जाएगी, पर उसमें यही है कि इसमें अगर कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई पीआई नहीं होती, कोई सेंट्रल फॉरेंसिक लैब के जांच, तो जब तक उसमें एफआईआर तो खराब हुई है। और एफआईआर देवेंद्र तोमर ने करवाई है, उन्होंने कहा है कि ये हाँ, मुरैना में उन्होंने करवाई कि उनको डिफेम करने का ये प्रयास है। हाँ हाँ, और वो तो फाइल वो जो शख्स है तीसरे वीडियो में जो आया है, उसने ये कहा है कि मैं तो सामने मैं उसने खुद को आइडेंटिफाई किया है, उसने कहा मेरे पास एविडेंस है, मैं सामने से आके एविडेंस देने के लिए तैयार हूं, पर मुझे अभी तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। तो इस मामले में इसका इम्पैक्ट बाद में इसलिए कम होगा अगर मान लो इसमें कोई इंक्वायरी होती या कोर्ट ऑर्डर्ड हो या कोर्ट मॉनिटर्ड हो, या इसमें ईडी सीबीआई की चांसेस की कोई चांस इसलिए नहीं है क्योंकि वो बीजेपी में है। पॉलिटिकल सर्कल्स में किस तरह की बातचीत है सर इस वीडियो को लेकर के? उसमें खैर जो आप एक तो जो लोगों से मिलते रहते हैं, जो आप लोगों जो को एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट जो होते हैं, उनका तो ये भी मानना है कि ये इट्स एन इनसाइड जॉब। मतलब हो सकता है कि ये, अब वो वीडियो जिसने बनाया वो तो बनाया, पर ये वीडियो रिलीज कैसे हुआ, तो ये रिलीज करने के पीछे भी ये कोई बीजेपी की जो अंदरूनी कलह है, या बीजेपी के जो दावेदार है जिनको लगता है कि अगर शिवराज बीजेपी जीतती है और शिवराज सिंह का चांसेस अगर ज्यादा है, तो उनके तो उसके बाद में तो कौन है, तोमर, उनका नाम सबसे आगे चल रहा था, तो उनको डैमेज करने के लिए भी हो सकता है कि पर ये सब कॉन्स्पिरेसी थियरी है, क्योंकि हमारे पास में कोई एविडेंस है तो हम लोग कुछ बहुत बात नहीं कर सकते इसके बारे में। मैं नितिन जी का भी रिएक्शन जानना चाहता हूं इस वीडियो पे। एक मिलिंद जी बोल रहे हैं कि दोनों तरह की बातें हो रही हैं कि इनसाइड जॉब भी हो सकता है, और जो एक पारंपरिक इल्ज़ाम है कि ये कांग्रेस इस वीडियो को ढूंढ के लाई है और वो इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, इसका बड़े पैमाने पे इसको वायरल करने की कोशिश कर रही है, ऐसे इल्ज़ाम भी है। आप क्या सुन रहे हैं सर भोपाल में, किस तरह की चर्चा है रात में जो होती है वो उस चर्चा के बारे में हम पूछ रहे हैं। देखिए, जब इस तरह का कोई वीडियो, और खासकर वो वीडियो जब चुनाव के समय आए, तो मेरा ये मानना हमेशा रहा कि उस वीडियो का महत्व थोड़ा सा कम हो जाता है अगर ये सामान्य दौर चल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि सर, मतलब ये सुनी सुनाई ही बात है, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप शायद कुछ इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। बहुत लोगों ने ये कहा कि ये वीडियो सही या गलत है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जब एक विस्तृत जांच होगी, पुष्टि हम नहीं कर सकते इस वीडियो की, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि ये वीडियो पुराना है। देखिए, क्या होता है कि हम जब ऑन स्क्रीन होते हैं तो कई चीजें, क्योंकि हमको नहीं पता कि अभी वो वीडियो सही है नहीं है, जब हम फिलहाल तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, वो सही है गलत है ये भी नहीं पता कि वो कब का वीडियो है, बहुत सारी उसमें चीजें। लेकिन अगर हम इस वीडियो को चुनाव की दृष्टि से देखें तो जिस इलाके से नरेंद्र तोमर आते हैं और वो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं दिमनी से, वहां लोग ये गिन रहे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण कितने हैं, दंडोतिया कितने हैं, तोमर कितने हैं, जाटव कितने हैं, किरार कितने हैं। वहां आदमी को नहीं समझ में आता इस वीडियो से वहां जो दिमनी में ऐसे वीडियो का कोई असर होना, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर होगा। दिमनी में एक ब्राह्मण और दो तोमर के बीच में कॉन्टेस्ट है सर, है? वहां तो यही गिनती चल रही है अभी कि जाटव कितने हैं और किरार कितने हैं और तोमर कितने हैं और दंडोतिया कितने हैं। वहां भी ये वीडियो का बहुत असर दिमनी जैसी जगह पे नहीं होता। और बहुत सारे ग्वालियर चंबल के ऐसे इलाके हैं जहां पर केवल जाति के आधार पर चुनाव हो रहा है। लेकिन एक परसेप्शन जो छत्तीसगढ़ से बना था, और बीजेपी जिस मुद्दे को बहुत तेजी से उठा रही थी, महादेव ऐप के मुद्दे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक थी कि भूपेश बघेल जो है उनका जो है वो महादेव ऐप से लिंक है, और तो मतलब ईडी के प्रेस नोट में भूपेश बघेल एक मुख्यमंत्री का नाम आ गया था। तो उस परसेप्शन को जो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था, तो देखा जाए तो उसको बहुत बड़ा झटका लगा इस वीडियो के आने के बाद। और दूसरा, ये वीडियो मुझे नहीं लगता कि 17 तारीख को आज मतदान चल रहा है मध्य प्रदेश में, ये वीडियो जो है वो अभी खत्म होगी इसकी बात, क्योंकि शायद कांग्रेस के हाथ में पिछले 9 साल में देखा जाए तो ये पहली कोई पुख्ता चीज आई है। तो ये वीडियो तो अभी लोकसभा चुनाव तक जो है, मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चर्चा में बना रहेगा, और या तो तब तक इस वीडियो के बारे में कुछ साबित हो जाएगा, क्योंकि वो नई चीजें और भी आ रही हैं कि जो व्यक्ति जिसका वीडियो है वो कह रहा है कि मैं रोज 2 बोतल जो है वो रेड लेवल पीता हूं, और ये इस तरह की बातें भी कहीं ना कहीं अब सामने आने लगी हैं। तो वो व्यक्ति कितना सही है, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अभी तो चुनाव का दौर चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में
भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि, और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी जिस पर कोई दाग नहीं है। अभी तक हम ये कहें कि कोई ऐसा बड़ा आरोप नहीं लगा है केंद्र सरकार पर, सीधा किसी मंत्री पर केंद्र सरकार के। तो मुझे लगता है कि वो भी चाहेंगे कि इस वीडियो में सच या गलत क्या है वो सामने आए। लेकिन हाँ, चुनावों के दौर में इस तरह का वीडियो आना सत्ताधारी दल के लिए इसलिए क्योंकि लोगों का जो परसेप्शन है। लेकिन एक बात और भी है कि आज आम लोग जो हैं, करप्शन के मुद्दे पर बात होती है, करप्शन के मुद्दों पर कई चीजें होती हैं, लेकिन दो इशू ऐसे हैं अब इस देश में जो शायद हर इलेक्शन में दोनों दल बोलते हैं। एक करप्शन का मुद्दा और दूसरा महंगाई का मुद्दा। जी सर। जब से देश आजाद हुआ है इन दो मुद्दों को हमेशा चुनाव में बोला जाता है, और कभी इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी इस पर लाभ उठा लेती है तो कभी इस मुद्दे का कांग्रेस लाभ उठा लेती है। लेकिन आम जनता के लिए ये दोनों मुद्दे ऐसे हो गए जिस पर लोग आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, तो उनका ये साफ कहना होता है कि नेता होते ही ऐसे हैं। तो इसलिए अब लोगों को इन मुद्दों से बहुत फर्क पड़े ऐसा दिखाई नहीं देता। और एक फॉग ऑफ वॉर वाली स्थिति भी है। अभी उमा भारती का वीडियो आया था जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि वो उनकी एआई से आवाज बदली गई है, क्योंकि उमा भारती क्यों ही इस तरह का मतलब प्रचार करेंगे या ऐलान करेंगे या कोई वीडियो जारी करेंगे जिसमें वो तो अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़ा गया। केबीसी का एक वीडियो आ गया था कि जिसमें दिखाया गया था कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठा हुआ व्यक्ति और वो सवाल कर रहे हैं उस पर, वो मध्य प्रदेश सरकार को लेकर सवाल कर रहे हैं कि महाकाल लोक को लेकर सवाल कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हो रहा है, इतना सारा इस तरह की चीजें होती हैं, एआई का जमाना आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि अब सही और गलत का फैसला करना कभी कभी बहुत चीजों में फिर लोगों के लिए आसान नहीं हो पाता। ठीक है। अब मिलिंद जी और नितिन जी, हम दोनों मेहमानों से आग्रह कर रहे हैं कि अब हम रीजन वाइज जो पार्टीज के प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। आज वोटिंग हो गई है, हम यहाँ जो भी बातें करेंगे उससे वोटर बिहेवियर तो प्रभावित हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे दर्शक वोटिंग खत्म होने के बाद इस चर्चा को सुनने वाले हैं, अगले दिन सुनने वाले हैं इनफैक्ट। सर, पिछली बार हमने देखा था 2018 में कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन भोपाल, नर्मदापुरम, वो जो होशंगाबाद, बुधनी, हरदा वाला रीजन है वहाँ बढ़िया रहा, विंध्य में बढ़िया रहा, और बुंदेलखंड में भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया। महाकौशल में उन्होंने एक बहुत बड़ा डेंट लिया और बहुत सारी सीट्स वहाँ उन्होंने लूज़ की, और उस वजह से आप देखते हैं कि एक बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, गठबंधन सरकार बनती है, उनको कुछ निर्दलियों का समर्थन लेना पड़ता है। मैं चाह रहा हूं कि अब हमारे दोनों मेहमान रीजन वाइज अगर पार्टीज की स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को बता सकें और ये बता सकें कि कहाँ किस पार्टी का प्रदर्शन थोड़ा मजबूत रह सकता है या कमजोर रह सकता है, बारी बारी से। मैं चाह रहा हूँ कि पहले मिलिंद जी आप शुरू करें। मैं देखो पूरे मध्य प्रदेश के बारे में तो नहीं कह सकता कॉन्फिडेंस से, पर मुझे लग रहा है जैसे ग्वालियर चंबल है, ग्वालियर चंबल में क्योंकि कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा किया था पिछले बार, तो जो लोग फील्ड में गए, डीप में गए, उनका मानना है कि शायद इस बार भी परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगा, क्योंकि एक तो सिंधिया फैक्टर है। तो ये अब हो सकता है, क्योंकि पिछले बार तो खैर 34 में से 26 सीटें शायद कांग्रेस की आई थी, पर वो उपचुनाव के बाद में स्थिति ठीक हो गई थी, ऑलमोस्ट आम पार आ गए थे दोनों। तो इस बार शायद वैसे ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि उनको दो तरह से देखना पड़ेगा, एक तो जो 2018 में स्थिति थी और जो 2020 में है। तो जो लोग ग्राउंड पे गए हैं वहां उनका मानना है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है वहां पे। अब वो खैर ये बताना मुश्किल है कि वो उनका परफॉर्मेंस 2018 जैसे होगा या फिर 2020 में जो चुनाव हुए थे उस जैसा होगा। विंध्य में क्योंकि बीजेपी ने बहुत ज्यादा अच्छा किया था लास्ट टाइम, तो विंध्य में इतना अच्छा हो ही नहीं सकता, अभी वहां बीजेपी की सीटें घटी जाएगी। और जहाँ अर्बन एरिया जो है जैसे भोपाल है, इंदौर है, वहां तो बीजेपी की स्थिति बीजेपी जनरली अच्छा करती है, ट्रेडिशनली उनका वोटर बेस अच्छा है, ट्रेडिशनली वोटर है। पर जैसे पिछले बार भोपाल में ही 7 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास गई थी, और एक 2018 के पहले 2017 में मंदसौर में फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था जिसमें 5 किसान मारे गए थे। जी सर। बट वहां 2018 में फिर कांग्रेस ने वो फार्म लोन वेवर की बात की थी, तो उसका इम्पैक्ट सब जगह हुआ। पर उसका इंटरेस्टिंग एंगल ये था कि मंदसौर और नीमच के आसपास वहां बीजेपी जीत गई थी, जो एपी सेंटर था वहां कांग्रेस को फायदा मिल रहा था, बट वहां तो बीजेपी जीत गई थी। तो अब ये देखना है कि इस बार क्या होगा, क्योंकि वहां बीजेपी कांग्रेस ने ओवरऑल वहां अच्छा किया था, मालवा निमाड़ क्योंकि 66 सीटें हैं वहां पे, और जो मध्य प्रदेश की 47 में से 22 एसटी रिजर्व सीट्स, मतलब टोटल 47 है रिजर्व सीट्स, उसमें से 22 उस एरिया में मालवा निमाड़ में, उसमें भी कांग्रेस ने काफी अच्छा किया था। तो इस बार बीजेपी ने करीब 2 साल पहले उनका ट्राइबल आउटरीच चालू किया था, जिसमें उन्होंने जो ट्राइबल्स के आइकॉन्स हैं उनको सेलिब्रेट करना,
रेलवे स्टेशन को अभी नया नाम प्रधानमंत्री ने देना। एक और स्कीम लाई जो अलग से लक्षित करके जिन हाँ। आदिवासी समाजों का उन्नयन नहीं हो पाया उनके लिए फोकस स्कीम्स की भी का भी फोकस ऐलान स्कीम किया करके। बिरसा मुंडा जयंती पे। हाँ, तो उसमें उनका वही ये था, क्योंकि कांग्रेस ने उन सीटों पे काफी अच्छा किया था जो आदिवासी सीटें थी। इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है इस सीटों पे तो बीजेपी को फायदा जरूर मिलेगा। नितिन जी, संभागवार। देखिए, ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं। यदि हम पिछले इलेक्शन की बात करें, 2018 की बात करें, तो 34 में से 26 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 7 सीटें बीजेपी जीती थी और 1 सीट जो है वो बीएसपी को मिली थी, संजीव कुशवाहा भिंड से जीते थे। 7 सीटों की अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी को 18 से तुलना करेंगे तो इस बार के चुनाव में फायदा होने वाला है। अगर हम 18 से उसकी तुलना करें, अगर हम आज से तुलना करेंगे, आज बीजेपी के पास जो है वो संभाग में 17 सीटें हैं, तो 7 से 17 उनकी उपचुनाव के बाद हुई थी। तो यदि हम इसकी तुलना जो है वो 2018 से करें तो भारतीय जनता पार्टी की 5 से 6 सीटें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। 34 में से मुझको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 13-14 सीटें जो है वो ग्वालियर चंबल में जीत सकती है, निकाल सकती है। और यदि हम 2018 की बात करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि भाजपा की 5 सीटें कम हो रही हैं, क्योंकि 2020 में जो उपचुनाव हुए उसमें भाजपा की सीटें बढ़ गई, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो कम हो रही। तो आज की दृष्टि में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2018 की तुलना में फायदा है, उपचुनाव के होने के बाद जो नतीजे आए थे उसकी तुलना में नुकसान हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि उपचुनाव वाला जो यूफोरिया था वो अभी दिखे, ये जरूरी नहीं है। वो अब दिखे ये जरूरी नहीं है। तो अगर उससे बात करेंगे तो 4-5 सीटें कम हो जाएंगी जो आज 18 हैं, लेकिन हम 18 की बात करेंगे तो अगर भाजपा तो प्रदर्शन सुधर रहा है, तो उसमें प्रदर्शन सुधर रहा है। ये जो चुनाव हो रहा है इसकी तुलना, मुझे ऐसा बार बार लगता है, मैं जब भी बात करता हूं तो इसकी तुलना 18 से ही करना चाहिए, क्योंकि पूरा विधानसभा चुनाव हो रहा है 230 सीटों पर, तो उस एरिया में और अलग अलग एरिया में। अब हम बात करें ग्वालियर चंबल का सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिख रहा है, वहां पर बीजेपी की जो 2-4 सीटें 18 से बढ़ सकती हैं, उसका कारण सबसे बड़ा मुझे बीएसपी नजर आ रहा है, क्योंकि कई सीटों पर वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो जो सीटें भाजपा और कांग्रेस के सीधे फाइट में होती हैं, वहां पर तो ग्वालियर चंबल में भाजपा को नुकसान हो रहा है। लेकिन जो ट्रेंगुलर फाइट में फंस गई हैं, जहां पर बीएसपी भी बड़ा फैक्टर हो गया है, जैसे भिंड की ही सीट को ले ले, वहां पर बीएसपी फैक्टर हो गया है, गोहद की सीट पर बीएसपी एक बड़ा फैक्टर हो गया है। तो इस तरह की जो सीटें हो रही हैं, जैसे सेवड़ा की सीट पर बीएसपी एक बड़ा फैक्टर हो गया है, भांडेर की सीट पर बीएसपी एक बड़ा फैक्टर हो गया है। तो ये जो सीटें हो गई हैं, वो आपके शिवपुरी जो सिंधिया का इलाका है, जैसे हम कहें शिवपुरी, अशोकनगर, और जो है वो शिवपुरी, अशोकनगर और एक और उसमें जिला आता है गुना। ये तीनों जिले जो हैं, यहाँ पर भी बीएसपी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो फैक्टर है, क्योंकि बीएसपी जो चुनाव लड़ती है उसमें जो जाटव समुदाय का वोट है उसकी पहली प्रायोरिटी जो है वो बीएसपी होती है। तो वो वोट यदि बीएसपी के कैंडिडेट को नहीं मिलता तो वो कांग्रेस को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है कई जगह ट्रेंगुलर फाइट फंस गई है। तो इसलिए यहाँ पर 18 से बीजेपी को थोड़ा सा लाभ होता दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें विंध्य की, तो विंध्य में 30 में से 24 सीटें जो है वो पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। बड़ा साफ सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि ये 30 में से 24 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, क्योंकि वहां भी कई फैक्टर आ गए हैं। कांग्रेस की जिन जगह कमजोरी थी, कांग्रेस ने उसको ठीक कर लिया है। बल्कि मैं ये कहूं कि 2018 में भी जब भाजपा 24 सीटें जीती थी, तब भी सब लोगों को आश्चर्य हुआ था इस बात पर। मतलब लोगों के लिए यह एक आश्चर्य का प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 24 सीटें कैसे जीत गई। तो उस समय भी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा 24 सीटें जीतेगी। तो इसलिए यदि हम विंध्य की बात करें तो विंध्य में भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, महाकौशल। इसके बाद हम महाकौशल पे आए। महाकौशल में 38 सीटें हैं। महाकौशल की 38 सीटों में से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने करीब 13 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने 38 में से जीती थी। इस और 25 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने जीती थी। तो महाकौशल में जो सीन दिखाई दे रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा फायदा जो है वो होगा। 13 से कुछ सीटें भाजपा की बढ़ेंगी, क्योंकि कुछ जगह जहां भाजपा बिल्कुल ही लेकिन जैसे हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में पिछली बार 4-4 सीटें थी, वो हो सकता है 4-4 रह जाएं। लेकिन बालाघाट में बीजेपी एक आध सीट बढ़ा सकती है, सिवनी जिले में बीजेपी एक आध सीट बढ़ा सकती है। हो सकता है कि छिंदवाड़ा जिले में भी बीजेपी को, जो पिछली बार 7 सीटें कांग्रेस जीती थी, वो मुश्किल है रिपीट होना, वहां 1 से 2 सीटें जो है वो बीजेपी को मिल सकती है। मैं ऐसा मानता हूं कि 1-2 सीटें बीजेपी वहां भी जीत सकती है। तो ऐसे करके कुछ सीट बीजेपी जो है वो महाकौशल में बढ़ा सकती है।
मध्य भारत की बात करें तो 27 सीटें हैं मध्य भारत में। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन था। भाजपा जो है वो करीब करीब 19 सीटें जो जीती थी, राजगढ़ जिले को छोड़ दिया जाए तो वहां सारी जगह भाजपा ने स्वीप किया था। मध्य भारत में मुझे भाजपा को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इस बार विदिशा में भाजपा ने 5 में से 4 सीटें जीती थी, मुझे नहीं लगता कि इस बार 5 में से 4 जीत पाएंगे। सीहोर में 4 सीटें जीती थी, मुझे नहीं लगता कि 4 सीटें बीजेपी जीत पाएगी। तो मध्य भारत में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नुकसान होगा। हालांकि भोपाल का सिनेरियो वही दिखाई दे रहा है, 7 में 4-3 था पिछली बार, इस बार भी वही सीन दिखाई दे रहा है अभी तक। उसके बाद हम जो है वो बात करें मालवा निमाड़ की, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। मालवा निमाड़ में 66 सीटें हैं। 66 में से पिछली बार जो है वो 29 सीटें भाजपा को मिली थी, 35 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 2 जो है वो निर्दलीय जीत के आए थे, केदार डावर भगवानपुरा से और बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह सेरा। ये दोनों लोग इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यानी पूरे मालवा निमाड़ के अगर हम सिनेरियो को लेंगे तो मुझको लगता है कि अब के 50-50 होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उज्जैन संभाग में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छा कर सकती है, क्योंकि उज्जैन में पिछली बार भी 29 में से 18 सीटें जो है वो भाजपा जीती थी। जहां तक इंदौर संभाग की बात करें तो उसकी 37 सीटों में से भाजपा के पास जो है वो 11 सीटें आई थी। तो 37 में से 11 जो सीटें आई थी, तो अब के ये हो सकता है, क्योंकि पिछली बार खरगोन जिले से एक भी सीट नहीं मिली थी भाजपा को, पड़वानी से केवल 1 सीट मिली थी, धार से केवल 1 सीट मिली थी। तो इन सीटों में कहीं एक आध सीट जो है वो भाजपा बढ़ा सकती है। कुल मिला के मालवा निमाड़ जो है वो 50-50 दिखाई दे रहा है। अब जो है वो एक क्षेत्र, क्योंकि मालवा निमाड़ हो गया है, महाकौशल पे हमने बात कर ली है, बुंदेलखंड रह गया है। मुझे लगता है हाँ, तो बुंदेलखंड में भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। बुंदेलखंड में भी 27 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार बहुत अच्छा भाजपा ने करा था। सागर जिले से ही भाजपा जो है वो 6 सीट भाजपा जीती थी, बंडा और देवरी के अलावा सारी सीटें जीत कर आई थी। इस बार बुंदेलखंड में साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा को थोड़ा नुकसान होगा। सागर में कितना नुकसान होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, एक आध सीट कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन छतरपुर में और टीकमगढ़ में, इन दोनों जिलों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दमोह में भाजपा को पिछली बार जो है वो 2 सीटें मिली थी, इस बार भी सीटें चेंज हो सकती हैं, लेकिन उतने लोग जीत सकते हैं। तो कुल मिला के जो सिनेरियो बन रहा है उसमें बन रहा है कि ग्वालियर चंबल में 2018 से थोड़ा सा फायदा है, विंध्य में नुकसान है, बुंदेलखंड में नुकसान है, मध्य भारत में थोड़ा नुकसान है, मालवा निमाड़ में जो है वो लगभग बराबर की स्थिति है और महाकौशल में थोड़ा सा भाजपा को फायदा होता दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है बार बार इस चुनाव में कि इलेक्शन जो है वो टफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कुछ जगह नुकसान है, कुछ जगह फायदा है। कांग्रेस को जो पिछली बार जो जगह कांग्रेस को जहां पर फायदा हुआ था वो हल्का फुल्का कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। ठीक है, और इसीलिए समय के साथ में हम तो सर यहाँ पे हमारी टीम्स ज़रूर ग्राउंड पे हैं और उनका फीडबैक हम तक आता रहता है, उनके वीडियोस लगातार दर्शकों तक पहुँच रहे हैं। आज से 2 या 3 महीने पहले जब हमने चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू किया था, उस टाइम बिल्कुल दूसरी भाषा में बात की जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि ये इलेक्शन एक फॉरगॉन विषय है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन अब वो स्थिति रही नहीं है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि एक नेक टू नेक फाइट है। हो सकता है मैंडेट जरूर क्लियर आ जाए, लेकिन मतदान के दिन भी स्थिति ऐसी नहीं थी कि आप आंख बंद करके बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं ये पार्टी जीतेगी और ये व्यक्ति सीएम बनेगा। वो क्लैरिटी चली गई और उसने मुकाबले को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया। अंतिम प्रश्न हमारे दोनों मेहमानों के लिए, छोटे छोटे हम चाहते हैं कि इसके रिस्पॉन्सेज रहे। हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश के जब इलेक्शंस हुए तो उसमें इश्यूज थोड़े से कम डिस्कस हुए। किसी एक पार्टी से पैदा हुए फटीक की बात हुई, किसी एक व्यक्ति की रवानगी की बात हुई, तो किसी नई पार्टी के आमद की बात हुई, लेकिन इश्यूज को लेकर के कम। एक हमने ज़रूर लाडली बहना योजना का खूब जिक्र सुना, उसका खूब प्रचार भी चीफ मिनिस्टर ने किया। उनकी फ्लैगशिप स्कीम्स जो चल रही है महिलाओं के लिए, उसका एक और किस्त इसे हम कह सकते हैं, और उसको लेके महिलाओं में ट्रैक्शन भी दिखा। इनसे इतर आपको कोई मुद्दे लगे क्या जिन पर इस चुनाव को आप डिसाइड होता देख रहे हैं, या फिर ये चुनाव एक पूरी तरह एक पॉलिटिकल चॉइस वाला चुनाव है? हम चाहते हैं कि पहले मिलिंद जी आप अपनी बात रखें। मतलब इस चुनाव में ऐसा कोई एक ओवरराइडिंग फैक्टर नहीं दिख रहा है कि जो पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव को इन्फ्लुएंस करे जी। पर लाडली लक्ष्मी, या दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रीबीज या रेवड़ी या एम्पावरमेंट, जो भी आप अलग अलग नाम यूज करने हैं, इसमें एक बात तो है कि शिवराज सिंह चौहान अपने जेब से पैसा नहीं दे रहे और ना ही जो कांग्रेस है 1500 बाबू अपने जेब से देने वाले। तो हम लोग इसको, बट एक है कि इससे एक नैरेटिव बदल गया था काफी, क्योंकि कांग्रेस ने तो प्रॉमिस किया है हम लोग देंगे चुनाव जीतने के बाद में,
पर बीजेपी ने चालू किया 1000 दिया रुपए है। से और 1250 ऑलरेडी दे दिए हैं। तो एक थोड़ा लोगों में एक तो उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो गया है। तो इसके कारण बीजेपी मतलब जो लग रहा था 6 महीने पहले, तो बीजेपी ने काफी ग्राउंड कवर किया ऐसा लग रहा है। ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा मतलब मेन तो फैक्टर सीपीज वाला ही है इस बार, क्योंकि ऐसा कोई इमोटिव मुद्दा नहीं है जो पूरे इन्फ्लुएंस, जैसे पिछले बार 2018 के पहले वो मंसूर फायरिंग वाला था, उसके बाद में जो कर्ज माफी का मुद्दा था जो काफी लोगों को इन्फ्लुएंस करता था। इस बार भी है बट वो उसका वो ट्रैक्शन नहीं है जो पिछले बार था। तो इस बार तो चुनाव वैसे तो कुछ जगह में लोकलाइज होगा कि डिपेंड करेगा कैंडिडेट कैसा है, क्योंकि 2018 में भी वैसे मोदी जी ने कैंपेन तो किया था, ऐसा नहीं है। जैसे 2013 में क्योंकि मोदी जी की अपील एकदम हाई थी, तब तो ऑलरेडी 2013 के सितंबर में वो डिक्लेयर हो गए थे कि पीएम फेस रहने वाले हैं। तो सितंबर में हो गए और फिर चुनाव हुआ 1.5 महीने के बाद में, तो उसका बीजेपी को काफी फायदा हुआ था और बीजेपी करीब 165 सीटें जीत के आई थी 2013 में। 2018 में भी एक वेव थी, पर वो क्योंकि मध्य प्रदेश का जो चुनाव था वो काफी 2-3 मुद्दों के कारण काफी क्लोज हुआ था। इस बार ऐसा कोई एक ओवरराइडिंग मुद्दा नहीं है। और ये करप्शन भी, जैसे नितेंद्र जी ने कहा कि करप्शन कोई ग्राउंड पे मुद्दा नहीं होता है। हाँ, महंगाई मुद्दा जरूर होता है। महंगाई में अगर पेट्रोल ज्यादा है सब कुछ, तो वो एक मुद्दा जरूर होता है, वो रूलिंग पार्टी को उसका नुकसान तो होता है। और एक लाडली बहना का एक जस्ट मुझे इंटरेस्टिंग, मैंने आज ये पढ़ा कि मध्य प्रदेश में करीब 5253 वोटर जो है जिनकी उम्र 100 से ज्यादा है। अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है ये। हाँ, तो उनमें से महिलाओं की संख्या जो है वो 3761 है और जो पुरुष है वो 1492 है। तो मतलब महिलाएं मध्य प्रदेश में 2.5 गुना ज्यादा ये जो है। तो महिलाएं वैसे भी अच्छे इसमें है। और ये शिवराज जी जब से आए तब से उन्होंने पहले बेटी मतलब लाडली लक्ष्मी, फिर लाडली बहना, तो एक ये बड़ा मतलब उनकी 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, एक तो किसान और महिलाएं। तो इस बार डिपेंड करेगा, उनमें से अगर ज्यादा वोटिंग होता है तो बीजेपी को फायदा होगा। और ये एक चीज तो है, मतलब ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये फैक्ट है कि जो लगातार इस महिलाओं को फोकस करके जो योजनाएं मध्य प्रदेश में चली हैं, स्पेशली 2005 ऑनवर्ड्स, वो आपको नंबर्स में दिखता है, सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ है एमपी में। लेकिन फिर वही एक सवाल है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके कितना अपना पॉलिटिकल भविष्य आप सेट कर सकते हैं, वो आपकी जो पूरा जो 100% का पाई है उसको किस तरह प्रभावित करता है। नितिन जी, आप अपनी बात रखें। इस बार के इलेक्शन में एक सबसे ज्यादा अगर किसी योजना की चर्चा रही तो इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि वो लाडली बहना योजना है। अब ये लेकिन 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि वो लाडली बहना योजना कितनी कारगर साबित है। आज हम उसका अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है, खासकर हम कितनी भी बातें कर लें, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी जो महिला वोट डालने जाती है उसका पति या बेटा उसको बता देते हैं कि तुम किस पे लगा के आना। यह खासकर जो बहुत रूरल एरिया है वहां आज भी इस बात का प्रभाव दिखाई देता है कि महिलाएं अपनी मर्जी से कितना वोट डाल पाती। तो अर्बन में जो स्लम एरिया है जहां इस योजना का लाभ मिल रहा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को वहां इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन जो रूरल एरिया है वहां पर जाति या बहुत सारे जो स्थानीय समीकरण होते हैं वो इतने हावी होते हैं कि वहां पर जो वोट डालने वाले हैं उसको शायद आज भी गांव में जो बाहर लोग बैठे रहते हैं वो बता देते हैं कि तीसरे नंबर पे दबाना, या पति बता देता है, वो ये तक नहीं बताता कि किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। वो तो नंबर बता देते हैं कि वहां देख लेना, दूसरे नंबर पे दबा देना, चौथे नंबर पे दबा देना या तीसरे नंबर पे दबा देना। तो आज भी हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग वोट डाल रहे हैं, बहुत महिलाओं की खासकर ये स्थिति में सुधार आज भी नहीं आ पाया है। तो इसलिए ये योजना कितना असर दिखाएगी वो तो पता चलेगा। लेकिन इस इलेक्शन में कांग्रेस अपने इश्यूज पर लगातार चेंज करे। कांग्रेस ने, अगर आप देखें तो कांग्रेस ने शुरू में बहुत जल्दी घोषणाएं कर दी थी कि हम इस चुनाव में क्या देने वाले हैं। इस चुनाव के बाद उन्होंने कहा नारी सम्मान योजना में 1500 देंगे, फिर उन्होंने कहा कि 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। और कांग्रेस जो चीजें बोलती गई, भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता लगने के पहले ही उसकी काट निकालती गई। जब आपने किसी योजना की बात करी, आपने कहा 500 का गैस सिलेंडर देंगे, उन्होंने कहा हम 450 का गैस सिलेंडर दे देंगे। आपने कहा कि हम 1500 देंगे, उन्होंने कहा हम 1250 देंगे, हम 3000 तक ले जाएंगे लाडली बहना को। तो आप जिन चीजों की घोषणाएं करते रहे, जिसकी अंदरूनी चर्चा कांग्रेस में भारी रही, मतलब कांग्रेस में इस बात का विरोध हुआ, कई नेताओं ने कहा कि बहुत जल्दीबाजी करी गई अपनी बातों को सामने रखने में। कई लोगों का ये कहना था कि इतने जल्दी स्टार्ट करने से एक नुकसान ये हो जाता है कि आपकी जो एनर्जी है वो मुकाबले से पहले पीक कर जाती है। वो पहले पीक कर जाती है। तो जैसे कोविड का पीक आया था, ऐसे कर्नाटक के चुनाव के बाद कांग्रेस का पीक इस बार जल्दी आ गया था।
कांग्रेस देखा जाए तो जुलाई एंड तक जो है वो मध्य प्रदेश में अपने पीक पर पहुंच गई थी, जब सारे कांग्रेस के नेता जो है ये मान के बैठ गए थे कि हमने सरकार बना ली मध्य प्रदेश में। शायद उसी का थोड़ा नुकसान, रिलैक्स हो गए थे, थोड़े रिलैक्स हो गए थे और ये मान लिया था, मतलब उनकी बातचीत में दिखने लगा था कि वो मंत्री हो गए हैं। तो उसी का जो नुकसान देखा जाए तो कांग्रेस को पिछले 2 महीने में यदि किसी चीज का नुकसान हुआ है तो सर्वाधिक उसी का नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह, मुझे लग रहा है, सारे नेता लाडली बहना योजना के भरोसे हैं और कांग्रेस इस भरोसे में है कि बहुत हो गया है, 20 साल की सरकार हो गई है, अब के तो जनता हमको जिता ही देगी। तो मुद्दे वो बदलते रहे, कभी करप्शन का मुद्दा लाए, कभी गारंटी का मुद्दा लाए, कभी कोई मुद्दा लाए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो उनके मन में है कि अब के जनता ही बदलाव चाहती है, इसलिए जनता हमको इस चुनाव में जिता देगी। मतलब एक उनको उम्मीद है कि कहीं और से उनकी विजय आएगी, ज़रूर वो भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अपना गेम काफ़ी सुधारा बाद के फेज़ पे, जब उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि जो सीएम के फेस को लेके जो फटीक कम्युनिकेट हो रहा है वो पार्टी को लेके फटीक की भाषा में कम्युनिकेट हो रहा है, तब उन्होंने, मुझे लगता है कि अपनी तरफ से थोड़ी सी भाषा को चेंज किया, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को चेंज किया और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि एक क्लोज नेक फाइट आपको देखने को मिले मध्य प्रदेश में। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जान रहे हैं कि आज उनके लिए बहुत व्यस्त दिन है, उसमें से उन्होंने वक्त निकाला वोटिंग के दिन, उसके लिए उनका धन्यवाद, और दर्शकों का भी जिन्होंने इस चर्चा को सुना। तो ये था इस हफ्ते का नेता नगरी। कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले नेता नगरी में, जो कि ललन टॉप अड्डा पे होस्ट किया जाएगा। इस अड्डा में कैसे आप शामिल हो सकते हैं, कहां आपको आना होगा, रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, ये सारी जानकारी आप अगर चाहते हैं तो बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।